या started okay, so let us talk about pseudo force, है ना। pseudo force क्या होता है बेटा? pseudo का मतलब होता है नकली, झूठा, है ना। मतलब कि ऐसी चीज जो एग्जिस्ट ही नहीं करती लेकिन होने का ढोंग करती है, नाटक करती है। For बेसिकली non-accelerated frames. यस बेटा, मैं बता रहा हूँ बेटा, आपको पता है, यस आई नो, है ना। मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ बेटा, तो जल्दी से खत्म करते हैं इस चीज को। देखो, आपको पता है न्यूटन के जो लॉज है ना, न्यूटन ने जो लॉज दिए हैं, तो वो उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। उसने एक बात बोली कि चलो एफ फिजिकल्स टू एम ए यदि मैं बोल रहा हूँ, तो ये सिर्फ ऐसी फ्रेम के लिए वैलिड है जिस फ्रेम का कोई एक्सिलरेशन ना हो। मीन्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड फॉर एक्सिलरेट, सॉरी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम क्या होती है? इनर्शियल फ्रेम एक ऐसी फ्रेम होती है जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो हो। बेटा फ्रेम एक्सेलरेटिंग नहीं होनी चाहिए तो बैड है, ठीक है। तो यदि ऐसा कभी हो कि फ्रेम एक्सेलरेट कर रही है, क्या कर रही है? फ्रेम एक्सेलरेट कर रही है, तो आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यदि उसमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने हैं तो उस फ्रेम को रेस्ट में लाना पड़ेगा। और फ्रेम रेस्ट में कब आएगी? जब ऑब्जर्वर ही फ्रेम में आकर बैठ जाए। आई गेटिंग? मेरी बात समझ में आ रही है? जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है ना, ऑब्जर्वर यदि उसी फ्रेम में जाकर ऑब्जर्व करे, तो ऑब्जर्वर का भी वही एक्सेलरेशन, फ्रेम का भी वही एक्सेलरेशन, तो इस कंडीशन में उसको क्या होगा? उसके रेस्पेक्ट में फ्रेम का एक्सेलरेशन, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो अब ये कैसे अप्लाई करें? बात ये है कि ये चीज कैसे अप्लाई करें, तो ध्यान से देखना। हाँ, ध्यान से देखना बेटा। यहां पर ये पूरा रेस्ट में है लेट से, या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बट इसका एक्सेलरेशन जो है बेटा वो जीरो है। और इसके ऊपर यदि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरफ, है ना, इस तरफ मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और कोई फोर्स इस पर लगा रखा है एफ, तो कोई मुझसे पूछेगा कि ये 10 kg का ब्लॉक है और नीचे वाला कंप्लीटली रेस्ट में, ग्राउंड पर है पूरी तरह से, है ना। तो ये पूरी तरह से रेस्ट में एकदम फिक्स्ड है, ये नीचे वाला क्या है? पूरी तरह से फिक्स्ड है, ऐसे समझ लो, फिक्स्ड ऑन ग्राउंड, ठीक है। सॉरी। तो देखो बेटा, नीचे वाला एक बड़ा सा कुछ ब्लॉक है, वो पूरी तरह से रेस्ट, फिक्स्ड ऑन ग्राउंड है, और उसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेट से एफ फोर्स लगाया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, वो चलने लगता है। तो बेटा यहाँ पर नीचे वाली फ्रेम क्या है? पूरी तरह से रेस्ट में है और वो मूव भी नहीं कर सकती है। तो सिंपली आप बोलोगे कि एफ इज इक्वल टू एम ए 10 × 2 20 न्यूटन, यानी कि आपने 20 न्यूटन फोर्स आपने लगा रखा है। लेकिन ऐसा कुछ होता कि ऐसा कुछ होता कि नीचे वाली फ्रेम भी मूव कर रही है, सेकंड केस, नीचे वाली फ्रेम इस तरफ मूव कर रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, यहां पर एक ब्लॉक है और वो ब्लॉक पर कुछ फोर्स अपन ने एफ लगा रखा है, और ये इस तरफ मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ध्यान से देखो, ब्लॉक मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और बड़ा वाला जो प्लेटफॉर्म है वो मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अब इसको करने का तरीका क्या हुआ? आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप बोलोगे कि यार नीचे जो दिख रही है आपको फ्रेम, फ्रेम खुद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रही है, और उसके ऊपर ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। तो अब आप न्यूटन लॉ कैसे लगाओगे? अब ये तो बहुत तकलीफ की बात हो गई। तो आप बोलोगे कि यार मैं ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ब्लॉक 2 से चल रहा है और नीचे वाला प्लेटफॉर्म 1 से चल रहा है, तो एक काम करते हैं, ये ऑब्जर्वर यहाँ ऊपर आकर बैठ जाएगा। ऑब्जर्वर कहाँ आकर बैठ जाएगा बेटा? ऊपर प्लेटफॉर्म पर। सो नाउ ऑब्जर्वर इज हियर, ऑब्जर्वर इज हियर, ओके। प्लेटफॉर्म अभी भी मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और अब मुझे बताओ कि एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म इस ऑब्जर्वर को कितना दिखाई देगा? अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म? एनीबॉडी? जीरो। वेरी गुड। क्योंकि बेटा अब ना प्लेटफॉर्म के ऊपर इंसान खड़ा है, तो प्लेटफॉर्म जिस एक्सेलरेशन से चल रहा है, ऑब्जर्वर भी उसी एक्सेलरेशन से चल रहा है, ओके। और बेटा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था ना, तो अभी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म देखेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म।
तो मतलब ये ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म का पार्ट बन गया। तो अब इस ये ऑब्जर्वर इस ब्लॉक को देख रहा है, तो सिर्फ ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाता हुआ दिखेगा। कितने से? 2 - 1 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर यू गेटिंग? बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आई? हेलो सर ऑब्जर्वर की एक्सेलेरेशन कितना है? उसका 1 ही है ना? बेटा, एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का वही रहेगा जो प्लेटफॉर्म का होगा, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ गया। बात समझ आई? यस सर। We have to use हेलो। relative motion, right? Here in this हाँ, concept. यहाँ पर पहले मैं, बेटा पहले मैं आपको रिलेटिव से बता रहा हूँ, और उसी चीज को मैं शूडो से कनेक्ट करूंगा। ठीक है, मेरी बात समझ आई आपको? Okay, sir. यस, ओके। सो बेटा, इतना आपको समझ में आया, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि कितना फोर्स लगा रखा है, कितना फोर्स लगा रखा है। तो आप बोलोगे कि F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली क्या बोलोगे बेटा, कि मास तो था 10 और एक्सेलरेशन आ रहा था 1, तो ये 10 न्यूटन है ना। तो अब क्या हो गया, इस इंसान को पता चल गया कि यहाँ 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, लेकिन इसी चीज को किसी और तरीके से करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया बेटा, रिलेटिव मोशन से किया, मैंने शूडो फोर्स को यूज ही नहीं किया। मतलब ये क्वेश्चन सारे आप बिना शूडो फोर्स के भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? मैं यही प्रूव करना चाह रहा था। अब चलिए शूडो से करते हैं। रेडी? ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही क्या है, अपनी फ्रेम है। ठीक है, और इसमें ये एक ब्लॉक है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है। ठीक है, तो अभी क्या करना होगा बेटा, आपको तो सिर्फ ये बताना है कि, चलो हटाओ इसको, इससे अच्छा है कि हम कुछ अलग करें। ये ले लो बेटा, ये गाड़ी है। ठीक है, ये एक गाड़ी है, और ये इस तरफ चल रही है एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इससे शायद आपको ज्यादा अच्छे से फीलिंग आएगी। ठीक है बेटा, ये एक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलने वाली गाड़ी है, और इसके ऊपर एक इंसान खड़ा है। आपको पता है, जब आप बस में खड़े हो और अचानक से बस एक्सेलरेट करने लगती है, तो आप ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ झुकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है, लेकिन आपके नीचे से ट्रेन आगे खिसकने लगती है। एक्चुअली आप पीछे नहीं जा रहे हो, ट्रेन आगे जा रही है ना। तो वैसे ही We इस tend इंसान to के go साथ भी back. होता है। या हम लोगों को लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं, बट हम पीछे नहीं जा रहे, हम अपनी जगह पर ही खड़े हैं। समझ में आ रहा है? आपके ऊपर कोई भी फोर्स पीछे की तरफ नहीं लगा, लेकिन आपको फील होता है कि आपको किसी ने पीछे धक्का दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके नीचे से गाड़ी आगे जा रही है, आप जहाँ खड़े हो वहीं खड़े हो, बट आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको पीछे धक्का दिया। आर यू गेटिंग Yes, क्लियर? sir. यस। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी क्या होगा, जब भी आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करते हो, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो आप बोलोगे कि यार यहाँ पर ट्रक आगे मूव कर रही है, उसके ऊपर खड़ा हुआ इंसान भी आगे मूव कर रहा है, इंसान का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दैट्स इट। लेकिन यदि कोई ऑब्जर्वर इसके ऊपर जाकर खड़ा होकर इसको बड़े वाले को ऑब्जर्व करे, इस इंसान को ऑब्जर्व करे, तो बोलेगा अरे ये तो रेस्ट में है, अरे ये रेस्ट में है। तो ये रेस्ट में है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये ओवरऑल आगे जा रहा है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बेटा या तो रिलेटिव से कर लो या शूडो लगा लो। अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया वो रिलेटिव लगाया, अभी शूडो की बात करता हूँ। कोई आपसे पूछे कि इस इंसान पर कितना फ्रिक्शन लग रहा है, तो आप बोलोगे गाड़ी आगे जा रही है तो फ्रिक्शन इस पर आगे लगना चाहिए। करेक्ट? जो इंसान है वो गाड़ी पर आकर, ऑब्जर्वर जो है इस इंसान के पास आकर खड़ा हो गया, तो बोलेगा अरे ये तो रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, इस पर फ्रिक्शन एफ है, तो बेटा इसके ऊपर पीछे एक फोर्स लगना चाहिए जो इसको बैलेंस करे। आ रही बात समझ? हेलो? तो शूडो फोर्स वो यस फोर्स सर। होगा, और उसकी वैल्यू होती है मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम। बेटा शूडो फोर्स होता है मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम। ऐसे में अपन फ्रेम को रेस्ट में मान लेते हैं, और जो भी बॉडी हो उस फ्रेम में रखी हुई, इस बॉडी पर शूडो फोर्स लगा लेते हैं। और शूडो फोर्स का सीधा तरीका है मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। जब आप मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ले लेते हो, उसके बाद आपको बॉडी का फ्रेम की वजह से कोई एक्सेलरेशन लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आगे की ओर फ्रिक्शन, पीछे की ओर शूडो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो अभी ये इंसान इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रह पाएगा। सो यू कैन राइट हियर फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। और वो कितना है बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। एम इंटू यहाँ पर 2 लगा लोगे। मेरी बात समझ रहे हो? हेलो बेटा, मेरी बात समझ आई? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इससे तो सबको समझ आएगा।
बेटा ध्यान से देखो, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लॉक रख लिया, इसका मास m है। इंक्लाइन प्लेन इज मूवेबल, आगे मूव कर सकता है। बेटा आप सबको एक बात पता है, mg sin थीटा इधर लगेगा, राइट। mg sin थीटा इधर लगेगा, तो एक्चुअली ये ना इसका एक्सेलरेशन इस तरफ होना चाहिए, राइट। ओके, अब आपको एक बात बोल दी Yes. गई कि हमने ना एक फोर्स लगाया, और फोर्स लगा के इस पूरे इंक्लाइन प्लेन को इतना एक्सेलरेशन से भगाया कि क्या होगा बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, वैल्यू ऑफ फोर्स सो दैट, या फिर एक काम कर सकते हो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, चलो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सो दैट द ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन। बेटा स्मूथ सरफेस है, पहले बता रहा हूं बेटा, स्मूथ सरफेस है, तो इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के रेस्पेक्ट में स्मूथ मतलब रेस्ट में रहेगी, ब्लॉक नीचे ना जाए, उसके लिए आप क्या करोगे, बोलो बोलो बोलो। आप एक बात बोलोगे कि हमने इस सिस्टम को धक्का दिया, धक्का देने पर क्या हुआ, ये बड़ा वाला इंक्लाइन प्लेन था, एक छोटा वाला ब्लॉक था, अब दोनों साथ में चलने चाहिए, दोनों क्या चलने चाहिए, साथ में रहने चाहिए, एक ये नीचे की ओर स्लाइड ही नहीं करना चाहिए। तो बेटा ये यदि नीचे स्लाइड नहीं कर रहा है, तो क्या मैं इन दोनों को एक ही सिस्टम मान लूं, एक सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट कर लूं। तो मैं बोल दूंगा Yeah. F इज इक्वल टू m प्लस कैपिटल M इंटू एक्सिलरेशन। बेटा सिस्टम का आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा F अपॉन M प्लस कैपिटल M, ये आपको सिस्टम का एक्सेलरेशन मिल गया। आर यू गेटिंग, सिस्टम का एक्सेलरेशन आपको मिल गया। ओके, अब क्या करोगे बेटा, अब आपको ये पता चल गया कि ये इस तरफ a एक्सेलरेशन से जा रहा है और इसके ऊपर मास m है, मतलब फ्रेम a एक्सेलरेशन से जा रही है और फ्रेम के ऊपर ऑब्जेक्ट है। आपको अब न्यूटन्स लॉ लगाने, तो डायरेक्टली तो लगा नहीं सकते, तो करोगे क्या, तो आप इस फ्रेम पर जाकर बैठ जाओगे और इस पर लगा लोगे शूडो फोर्स। शूडो फोर्स किधर लगेगा, शूडो फोर्स इज मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम, फ्रेम मतलब ये नीचे वाला ब्लॉक, इसका एक्सेलरेशन ए है और ये बॉडी स्मॉल एम मास की है, ठीक है। बेटा नीचे की ओर फोर्स कौन सा लग रहा है, mg sin थीटा। एक काम करो, इस ma का ऊपर की तरफ कंपोनेंट ले लो, ये थीटा है ना, क्योंकि ये थीटा था, तो इधर आ जाएगा ma cos थीटा। तो बेटा ये दोनों फोर्स यदि एक दूसरे को बैलेंस करेगा तो ब्लॉक स्लाइड थोड़ी ना कर पाएगा, है ना, ब्लॉक स्लाइड नहीं कर पाएगा। सो यू कैन राइट mg sin थीटा is equals to ma cos theta. So you can write here tan theta is equals to a upon g, या a is equals to g tan theta आप लिख सकते हो। यानी कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू को आप क्या लिखोगे बेटा, g tan थीटा, मतलब इस एक्सेलरेशन से यदि इंक्लाइन प्लेन मूव करने लगे ना, तो इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में वो ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, वो स्लाइड करके नीचे नहीं जाएगा। तो आपका तो काम हो गया बेटा, इस इक्वेशन में रखो वैल्यू g tan थीटा इज इक्वल टू f अपॉन m प्लस m, और आंसर आ गया f इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू g tan थीटा। तो बेटा इतना फोर्स यदि इंक्लाइन प्लेन पर लगा लिया जाए तो इंक्लाइन प्लेन पर ब्लॉक नीचे की ओर स्लाइड होकर नहीं जाएगा, रेस्ट में रहेगा इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में, यानी कि ये उसी एक्सेलरेशन से आगे जाएगा जिससे इंक्लाइन आगे जा रहा है। ओके बेटा, ये टॉपिक मैं आपको जस्ट ना ऐसे हल्का हल्का रिवाइज करा रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। एक बात याद रखो, शूडो फोर्स को आप कैसे यूज करोगे, शूडो फोर्स को आप तभी यूज करोगे जब फ्रेम एक्सेलरेटिंग हो, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शूडो फोर्स इज एप्लीकेबल only when the frame is accelerating, the frame is accelerating, और accelerating frame को नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, पता है ना, क्लियर। Yes, sir. एक्सेलरेटिंग। अब शूडो फोर्स होता क्या है, तो बेटा शूडो फोर्स इज इक्वल टू, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सिलरेशन ऑफ द फ्रेम, एक्सिलरेशन ऑफ द फ्रेम, ठीक है। एक और पॉइंट, इट ऑलवेज एक्ट opposite
opposite to the direction of acceleration of frame। समझ में आ रहा है आपको बेटा? फ्रेम का जो भी एक्सेलरेशन हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही इसको यूज करना है, दैट्स इट। ओके, इतना आपको समझ आया बेटा? कोई दिक्कत? सर वो थर्ड पॉइंट एक बार समझाएंगे आप? थर्ड पॉइंट ये है बेटा कि यदि फ्रेम किसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है तो फ्रेम के एक्सेलरेशन को हटा दो, फ्रेम के एक्सेलरेशन को हटा दो और बॉडी पर शूडो फोर्स लगाओ। क्या लगाओ? शूडो फोर्स। किस डायरेक्शन में लगाओगे? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन Opposite. ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, है ना? समझ आ रहा है? हेलो बेटा, बात समझ आ रही है? बेटा आपको एक ब्लॉक दे दिया 5 kg का, उसके ऊपर एक 2 kg का ब्लॉक है और यहाँ पर ये रफ सरफेस है। लेट से नीचे वाला ब्लॉक एंड ऊपर वाला ब्लॉक साथ में मूव करते हैं, लेट से साथ में मूव करते हैं। तो ये 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर से चलेगा तो यहाँ पर क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। इस पर फ्रिक्शन आगे, इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ओके बेटा, इसको नॉर्मली सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे ऊपर वाले का यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो इस पर फ्रिक्शन आगे लग रहा है और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलोगे मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो 2 × 2 यानी कि 4 न्यूटन। आप बोलोगे फ्रिक्शन 4 न्यूटन लग रहा है। यहाँ म्यू एम जी नहीं बोलोगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात नहीं, सिर्फ फ्रिक्शन की बात हो रही है। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स करवाई होंगी ना सर ने? करवाई थी? Yes, sir. हेलो, यस। तो ये वैसे ही फाइंड किया बेटा बहुत सिंपल तरीके से कि ऊपर वाले ब्लॉक को मूव कराने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन आगे लगाया, दैट इज मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो देखो ये बिना शूडो फोर्स से किया। ये कैसे किया मैंने? बिना शूडो फोर्स से। अब लेट से शूडो फोर्स से इसको करना है तो बेटा इस पर आगे आपने लगा लिया फ्रिक्शन, ओके, और पीछे लगा लिया शूडो फोर्स। अब बेटा आप कहाँ जाकर बैठ गए? उस 5 kg के ऊपर जाकर बैठ गए, तो वहां से देखने पर 2 kg आपको रेस्ट में लगेगा ना, तो मतलब 2 kg का भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है। समझ में आ गया? क्योंकि आपने शूडो फोर्स लगा लिया, तो शूडो फोर्स कंसीडर कर रहे हो तो आप फ्रेम के एक्सेलरेशन को हटा देते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर F इज इक्वल टू एफ टी। ऑब्वियसली बेटा ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में या 5 kg के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में आ गया ना, तो इसका मतलब ये फोर्स इसको बैलेंस कर रहा होगा तभी तो रेस्ट में आएगा। यस, बोलो बोलो। Yeah. और इसकी वैल्यू होती है बेटा मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो मास 2 kg इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम इज 2। बेटा ये कितना आ गया? 4 न्यूटन। तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन की वैल्यू 4 न्यूटन आपको मिल गई, है ना, शूडो फोर्स के बराबर। क्लियर? तो देखो आप चाहे शूडो फोर्स लगाओ, आप चाहे डायरेक्टली फ्री बॉडी डायग्राम बना के फोर्सेस ड्रॉ करके करो, दोनों से ही सेम आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो किसी को शूडो फोर्स ना भी आए तो डरने का नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का और सॉल्व करने का, सिंपल। क्लियर? डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में करने का ना वो फोर्स। हाँ बेटा, फ्रेम को रेस्ट में ले आओ और फ्रेम के एक्सेलरेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में आप शूडो फोर्स लगाओगे बॉडी पर। क्लियर? ठीक है, आ गया समझ में? पक्का? चलिए आगे चले। Yes, sir. चलिए मॉड्यूल डिस्कस करते हैं। ओपन योर मॉड्यूल, वहां पर सारी चीजें आ जाएंगी, डोंट वरी। हाँ जी, कहाँ से शुरू हो रहा है ये? पेज नंबर बताओ और डाउट पूछो जल्दी जल्दी। 210. 210। ओके, तो बेटा मैं 210 पर पहुंच चुका हूँ। चलिए, हाँ, 210। बेटा यहाँ पर आपके सामने कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम दे रखी है। ओके, यहाँ पर 4 क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, तो आपको क्या करना है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन यू एंड वी इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, पूछ लो कौन सा इनमें से। सर फोर्थ में बी पुली के नीचे टेंशन कितना? बेटा आपकी वॉइस बंद हो गई। फोर्थ क्वेश्चन में ओके बी पुली के नीचे कितना टेंशन होगा? ओके, डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी पुली, इसके बीच पे से यहाँ पर एक और पुली,
और यहाँ पर ये कनेक्टेड है। अभी ये कहीं ऊपर से फिक्स है, ये वाली पुली है ना, ये वाली पुली फिक्स्ड बेटा है ना इस तरह से। ओके, और यहाँ से ये ब्लॉक जा रहा है। बेटा आप ध्यान से देखो तो ये किसी वेलोसिटी u से जा रहा है, ये वेलोसिटी v से नीचे जा रहा है। यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, ठीक है। नहीं सर, तो वर्चुअल आपको वर्क तो से सिर्फ करेंगे। वेलोसिटी दी। हाँ, वर्चुअल वर्क से ही करोगे, ये सारे क्वेश्चन आप वर्चुअल वर्क से ही करोगे, ठीक है। विदाउट वर्चुअल वर्क भी कर सकते हो, बट वर्चुअल वर्क इज द इजीएस्ट मेथड। ओके, यदि आप यहाँ पर टेंशन टी लेते हो तो यहाँ पर टेंशन टी और यहाँ पर भी टेंशन टी। ओके, यहाँ टी तो यहाँ पर 2t, तो यहाँ पर भी 2t। बेटा यहाँ 2t, यहाँ 2t, तो इसको ऊपर ले जाने वाला 4, इस ऊपर लाने वाला है 40, है ना। तो आप यहाँ पर यदि वर्चुअल वर्क से इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप बोलोगे 4t ऊपर की ओर, वेलोसिटी नीचे की ओर, तो वर्चुअल वर्क विल बी नेगेटिव क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। यहाँ की बात करोगे तो t ऊपर u ऊपर, तो पॉजिटिव वर्क t इंटू यू इज इक्वल टू 0। क्लियर? क्या मिला? यस सर। दोनों में रिलेशन मिल गया। ओके, एक्चुअली मैंने ए ब्लॉक मतलब फर्स्ट साइड से लिया, लेफ्ट साइड से, तो मैंने वो टेंशन लिया तो वो स्ट्रिंग से आया, तो मेरे को अपोजिट टेंशन आ रहा था, गलत है। नहीं आपको सही आंसर आएगा उससे भी, ठीक है। आप कैसे अच्छा भी ले सर। सकते हो बेटा, Yes. बट आपको ये जरूर देखना है कि यदि ऊपर वाली में टेंशन टी है और एक मिनट, या यहाँ अच्छा पर यदि सेकंड। टेंशन टी है, यहाँ टी है, तो नीचे 2t होना ही पड़ेगा। हाँ बेटा बोलो क्या। हाँ वही, नेट टेंशन नहीं मिल रहा था वहां से। अभी मिल गया। यस सर। हाँ, इनमें से और कौन सा 210 पे एनी अदर डाउट? सेकंड वाला सर। सेकंड वाला, सेकंड वाला इज लुकिंग वेरी वेरी इजी, लेट्स सी। सेकंड वाले में ऐसा है, एक ब्लॉक यहाँ पर पड़ा है, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और वो पुली से कनेक्टेड है, और पुली एक मास से कनेक्टेड है और मास आगे जा रहा है। मतलब मास की जो वेलोसिटी होगी वही पुली की भी वेलोसिटी होगी। और इसको हमने m1 बोल दिया, इसको हमने m2 बोल दिया, और इस वाले को अपन ने यहाँ पर एक वॉल से कनेक्ट कर दिया। ओके, नो प्रॉब्लम। बेटा ध्यान से देखो, यदि हम बोल दे कि हेलो हेलो हेलो, मैं ऑडिबल? यस सर। या बेटा यहाँ पर यदि टेंशन टी मानते हो तो यहाँ पर भी टी, तो बेटा इसमें टेंशन कितनी होगी? 2t। यस और नो? हेलो। Yes, sir. यदि ये u से जा रहा है तो आप बोलोगे t इंटू यू, और ये v से जा रहा है और टेंशन 2t लग रहा है, तो माइनस 2t इंटू वी इज इक्वल टू 0। क्या लिखोगे? ओवर, फिनिश, खत्म, इजी। यस। ये तो वर्चुअल वर्क वाला मेथड है जो डैम इजी है। इसके अलावा एक और मेथड है जो थोड़ा सा नॉट इजी है। बताओ। डिस्प्ले से। हाँ बेटा ऐसा कर सकते हो, देखो ध्यान से, जहाँ आपकी पुली है बेटा, इसकी वेलोसिटी v है, इसका मतलब पुली की भी वेलोसिटी v। एक काम करो, पुली को, एक काम करते हैं, ये जो है ना, ये वाला पॉइंट ध्यान से देखना, एक फिक्स्ड पॉइंट हमेशा आपको लेना होता है। तो बेटा फिक्स्ड पॉइंट कहाँ है? ये रहा। इस फिक्स्ड पॉइंट से सारी डिस्टेंसेस लेते हैं। तो बेटा यदि मैं फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस लूँ, ये देखो ये वाला फिक्स्ड है ना, हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट को चूज करना है आपको। फिक्स्ड पॉइंट से सारी डिस्टेंसेस लो। तो बेटा सबसे पहले आप बोलोगे कि इस फिक्स्ड पॉइंट से इस ब्लॉक की, मतलब इस पुली की डिस्टेंस, लेट से दैट इज x1। कितनी है बेटा? x1। और इस वाली डिस्टेंस को आप x2 बोल सकते हो। बोल सकते हो क्या? हेलो। यस।
हाँ, अभी पुली के ऊपर जो भी स्ट्रिंग रैप्ड है उसको आप नेग्लिजिबल मान लो। आप बोलोगे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यस और नो? डू यू एग्री? हेलो? Yes, sir. यस। तो आपको पता है x1 प्लस x2 इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, अब हो क्या रहा है, यदि मैं इस फिक्स्ड पॉइंट से बात करूं, फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में, देखो पुल्ली आगे जा रही है फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो उसकी वेलोसिटी क्या कौन बताएगा? x2 बताएगा या x1 बताएगा? फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस x2 है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x2 इज v वेलोसिटी, यस और नो? हेलो? सर फिक्स Yes, पॉइंट sir. आ गया था तो x2 की लेंथ बढ़ जाएगी ना, हाँ बेटा, x2 की लेंथ बढ़ती जाएगी, और बिल्कुल। x1 की कम हो जाएगी ना। हाँ, तो बेटा आपको फिक्स्ड पॉइंट से दोनों की डिस्टेंस देखनी है, तो बेटा ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x1 माइनस x2, राइट? ये डिस्टेंस है x1 माइनस x2 और ये वाली x2। तो आप क्या करोगे बेटा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना? क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब आपको क्या करना होगा बेटा? हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, वैसे sir. वर्चुअल वर्क सबसे इजी मेथड है, ये आप फालतू में लर्न करके और कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? बोलो बोलो बोलो, तो छोड़ो यार नहीं फालतू। सर, इजी लग कंफ्यूज रहा है। नहीं है क्योंकि डायरेक्शंस भी राइट रहना चाहिए। हाँ, डायरेक्शन राइट रहना चाहिए। आपको सर ने बताया ये वाला? चलो जो हाँ, भी है, पहले यही मैं बताया था, फिर आपको वर्चुअल कंफ्यूज वर्क नहीं करना बताया। चाहता। हाँ, तो बेटा सबसे इजी मेथड वर्चुअल वर्क होता है और उसमें एरर होने की चांस भी कम है। आप वर्चुअल वर्क से करो, इट्स बेटर, इट विल सेव योर टाइम। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और डाउट्स पूछो आप मुझसे जल्दी जल्दी, ठीक है? वो x1 x2 में आप कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं। चलिए नेक्स्ट, टू टू टेन हंड्रेड में और एंड कोई डाउट? ट्वेल्व फोर्थ क्वेश्चन। 212 में फोर्थ क्वेश्चन, ओके। यहाँ पर आपको दे रखा है फिक्स्ड रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रायंगुलर ब्लॉक एंड द स्फीयर। तो बेटा एक्सेलरेशन ऑफ ट्रायंगुलर ब्लॉक और स्फीयर के बीच में आपको रिलेशन बताना है। ओके, विल डू दैट। बेटा यहाँ पर एक ब्लॉक है, बोले तो ये ट्रायंगुलर ब्लॉक, ठीक है? और यहाँ पर है एक स्फीयर इस तरह से, और यहाँ इसका सेंटर मान लो, चलो ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि इंक्लाइन प्लेन कुछ इस तरह से है, और बेटा इसका जो एक्सिलरेशन है ना, वो ऑब्वियसली अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हो सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसको A2 बोला, और क्योंकि यहाँ पर एक वॉल लग रही है, मीन्स इट इज बाउंड टू मूव अपवर्ड। बेटा इसके पास और कोई चारा नहीं है, इसको ऊपर की तरफ ही मूव करना पड़ेगा विद एक्सेलरेशन A1। ये A1 से मूव कर रहा है ऊपर, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और बेटा एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यस सर। यस, ओके। नेटवर्क चला गया था हमारा, ये क्या हो गया? एक मिनट दोस्तों, हाँ। क्यों? एक मिनट रुकिएगा, है ना? या अरे यार, इसको कर्सर, बेटा कुछ तो हुआ है
जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, 1 मिनट। हाँ, इट विल टेक सम टाइम टू रिकनेक्ट। ओके, 5 to 10 मिनट्स। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब होता है बेटा कि दोनों एक दूसरे से मूव करने के लिए कंस्ट्रेंट रिलेशन, यानी कि एक नॉर्मल से बाउंड है। ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, दोनों ब्लॉक, एक स्फीयर और एक ब्लॉक, नॉर्मल से, राइट? बट नॉर्मल, देयर रिलेटिव एक्सेलरेशन शुड बी 0। डू यू एग्री? यस, अभी ठीक है ये। हाँ, अलोंग द नॉर्मल, देखो ये जो नॉर्मल दिख रहा है ना बेटा, यदि इस नॉर्मल के अलोंग इन दोनों के एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है बेटा, यदि वो इक्वल हो जाए, यानी कि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाए, तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहेंगे, हमेशा टच में रहेंगे? यस नो? हेलो Yes, sir. दोस्तों, मेरी बात समझ पा रहे हो? ये सब ऑटोमेटिक क्या ओपन है? बेटा सुनो, आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ये इस तरफ जा रहा है ना? Yes, sir. बट ये 30 डिग्री एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ठीक है? तो बेटा ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री, राइट? लेकिन ये एंगल की बात करो बेटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 45 डिग्री, है ना? और इसके नॉर्मल की बात करें बेटा, तो ये नीचे की ओर जा रहा है। तो मतलब एक बात आप समझ लो कि अलोंग द नॉर्मल देयर रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी 0, है ना? तभी वो क्या रहेंगे? हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। सो दे विल रिमेन कनेक्टेड, दे विल रिमेन in contact, in contact if the relative acceleration along the normal is 0। क्या मेरी बात समझ पाए? क्योंकि नॉर्मल के अलोंग यदि रिलेटिव, देखो वीडियो बंद है, 1 मिनट बेटा जी सुनो, यदि नॉर्मल, देखो ये दोनों चाहे कैसे भी मूव कर रहे हो, लेकिन नॉर्मल होने के लिए क्या जरूरी है? दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। यदि दोनों के बीच में कुछ भी रिलेटिव एक्सेलरेशन रहा, तो नॉर्मल के अलोंग इनकी कुछ ना कुछ मोशन हो जाएगी, तो ये नॉर्मल 0 हो जाएगा। मतलब तो उसके बाद कंस्टेंट मोशन नहीं रहेगी, उसके बाद ये लोग इंडिपेंडेंट मूव करेंगे। तो बेटा कंस्टेंट मोशन के लिए क्या जरूरी है बेटा? अलोंग द नॉर्मल दे शुड हैव रिलेटिव एक्सेलरेशन 0। क्लियर? बात समझ पाए? हेलो, कितने लोग बात समझ पाए मेरी? बहुत Yes, मुश्किल है क्या sir. सोचना? हाँ, समझ गए? चलिए, अब आप क्या करोगे बेटा, इस एक्सेलरेशन A2 ये इस तरफ है ना? ओके। और एक्सेलरेशन A1 जो है बेटा, वो किस तरफ है? वो ऊपर की ओर है। वो एक्सेलरेशन A1 ऊपर की ओर है। तो इसका मतलब दोनों का नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट 0 हो जाए, तो आपका काम तो सेट है। डू यू एग्री? बोलो बोलो, हेलो। तो आप बोलोगे कि A1 इसके साथ ना 45 डिग्री एंगल बनाता है, लेकिन A2 जो है इसके साथ 45 प्लस 30, 45 प्लस 30 कितना होता है? बोलो, 75 डिग्री। तो ये इससे 75 डिग्री एंगल बनाता है। तो आप बोलोगे कि A1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा A1 cos 45 डिग्री। क्लियर? और बेटा A2 का इस डायरेक्शन से जो एंगल बन रहा है, वो कितना बन रहा है? 30 प्लस 45 इज 75। तो A2 cos 45 डिग्री, सॉरी 75 डिग्री। ये दोनों, इनका मतलब इस नॉर्मल के अलोंग दोनों का एक्सेलरेशन हो गया। दोनों का इंडिपेंडेंटली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन आ गया। ओके। तो बेटा रिलेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करना है, मतलब क्या? इसके रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो A1 cos 45 डिग्री माइनस A2 cos 75 डिग्री शुड बी इक्वल टू 0। क्लियर? ये रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया? अलोंग द नॉर्मल इज 0। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो A1 cos 45 डिग्री शुड बी इक्वल टू A2 cos 75 डिग्री। क्या मेरी बात समझ पाए? हेलो। Yes, sir. cos
45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 75 डिग्री की वैल्यू होती है √3 - 1/2√2। ओके, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, इनमें एक रिलेशन आ गया, a1 = a2, या आ जाएगा √3 - 1/2 सिर्फ। क्लियर? तो आप समझ पाए? We can also write that 2a1 is equal to √3a2 minus a2. डेफिनेटली बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हो 2a1 = √3 - 1 × a2, एक ही तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ओवर। क्या आपको ये बात समझ आई? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. यस। सर 211 का फोर्थ सम। ओके बेटा, इसी तरह का ये एक क्वेश्चन ये भी आप करते होगे ना, यदि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर एक ग्रूव है इस तरह का, और इसमें से कोई एक ऐसा ऐसा वाला ऐसे लगा रखा है फिक्स, जो कि सिर्फ नीचे मूव कर सकता है, आगे पीछे मूव नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर एक इस तरह का ग्रूव बना रखा है। तो ओके बेटा, इसका कुछ मास होगा m, तो ये नीचे की ओर से a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ना, और यहाँ पर जो ये वेज कंस्टेंट है, ठीक है ना दोस्तों, या अभी यहाँ पर ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है ये मूव कर सकता है, लेट्स से इसका मास कैपिटल M है। बेटा मान लिया कि इस तरफ b एक्सेलरेशन से मूव कर सकता है, बेटा a और b में आप रिलेशन बता सकते हो? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b? बोलो बोलो बोलो, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी आपने किया, अभी हमने किया। यस, जल्दी से। फास्ट फास्ट फास्ट, कौन बताएगा आंसर? एनीबडी? कोई ट्राई कर रहा है? हर्षिल, प्रणव, पलक, एनीबडी ट्राइंग? ये बोलो तो सही, कम से कम मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है ना? Yes, sir, 1 minute. यस यस यस। तो चले कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आप भी ट्राई नहीं कर रहे हो, और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि कोई ना कोई तो बता रहा है, फिर गड़बड़ हो जाएगी ना इसलिए, ठीक है। वेरी गुड, ओ जस्ट ने एक आंसर बताया, नाइस, विल चेक इट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग ऐसा डायग्राम बना लेते हैं दोनों की सरफेस का। ऊपर वाला मूव कर रहा है नीचे, लेट्स से ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, और बेटा ये वाला ब्लॉक है ना, ये इस तरफ जा रहा है बी से। ओके, ये बी लगा दिया हमने, और ये एंगल थीटा दिया है, तो यहाँ नॉर्मल खींच लो। यदि आप नॉर्मल खींचते हो तो ये एंगल भी थीटा होगा। और बेटा वेज कांस्टेंट की सीधी सी बात है कि यदि इन दोनों को कांटेक्ट में रखना है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन अलोंग द नॉर्मल शुड बी 0। रिलेटिव एक्सेलरेशन का नॉर्मल के अलोंग वाला जो कंपोनेंट होगा वो 0 होगा हमेशा। तो आप एक काम करो, ये थीटा है ना बेटा, तो ए का इसके अलोंग नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा, और बी का इसके अलोंग क्या आएगा बेटा, तो ऊपर की ओर थीटा है इसके लिए, तो यहाँ पर ये B बी sin साइन theta. थीटा है। वेरी गुड, बी साइन थीटा। और ये दोनों क्या होने चाहिए, ये रिलेटिवली 0 होना चाहिए, मतलब बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू 0, है ना। रिलेटिव एक्सेलरेशन अलोंग द नॉर्मल शुड बी 0, ये लिख लिया हमने। इट मींस बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। क्लियर?
तो आपको मिल रहा है b इज इक्वल सॉरी a इज इक्वल टू b tan थीटा। डन, ये आंसर आ गया बेटा। ये याद रखना, आप जब भी कंस्ट्रेंट मोशन की बात हो रही है टू ब्लॉक मोशन के बीच में, इसी तरह से आपको रिलेट करना है। नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब जल्दी से आ जाते हैं मॉड्यूल में। कौन एक्स विच So 211 fourth sum. 211 में फोर्थ नंबर वाला, ओके। 211 पेज नंबर पे फोर्थ वाला डाउट। यहाँ पर आपको दिया है a block is there having some mass, और वो मास दिया हुआ है m1 connected the string and a pulley, और पुली को कुछ इस तरह से कनेक्ट किया है, फिक्स, ये फिक्स सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पर से ये जब जा रहा है तो ये एक और पुली से पास होता है और दिस पुली इज फिक्स्ड हियर। लेट्स से यहाँ पर फिक्स्ड है। अब यहाँ पर एक ब्लॉक को लटका दिया और ब्लॉक को एक और स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है जो सामने की तरफ है, और ये भी एक पुली से कनेक्टेड है। पुली यहाँ पर फिक्स्ड है। नाउ व्हाट विल हैपन, स्ट्रिंग जा रही है और स्ट्रिंग जाके कनेक्ट होती है किससे, एक और ब्लॉक से, और उसकी वेलोसिटी गिवन है, उसकी वेलोसिटी गिवन है। यहाँ पर एक ब्लॉक है बेटा, इसकी वेलोसिटी v1 इस तरफ, इसकी वेलोसिटी v2 इस तरफ। तो अब तो ये आसान हो रहा है क्वेश्चन, है ना। ये m2 लिख लो आप और ये v3 लिख लो, ठीक है। हाँ जी, अब आपको क्या बोल रहा है ये, आपको बोल रहा है फॉर द सिचुएशन शोन इन द फिगर द ब्लॉक्स आर कनेक्टेड विद द पुलीज, ओके। p1 इज मूवेबल व्हाइल ऑन द अदर स्मूथ, मतलब सिर्फ p1 पुली मूव कर सकती है। हाँ, तो आपको इन सब में क्या फाइंड करना है, v1 v2 एंड v3, इन सब में रिलेशन निकालना है, बस इतना सा क्वेश्चन है ना। ये m3 लिख लो। क्या करोगे बेटा, ध्यान से देखो, आपको सिर्फ यहाँ पर सबकी टेंशन टेंशन लिख लो, आपका काम हो जाएगा, है कि नहीं। हेलो, समझ पाए हो जी दोस्तों। यस बेटा इसको दो तीन तरीके से कर सकते हो, या तो टेंशन वाले वर्चुअल वर्क से करो, या फिर आप स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को लेकर करो, आंसर वही आएगा। बेटा ये v3 से नीचे जा रहा है, ये कब पॉसिबल है, जब ये पुली जो है, देखो ये v3 से नीचे जा रहा है, इसका मतलब v2 भी तो आगे भी उसी वेलोसिटी से आना चाहिए, यस और नो, डू यू एग्री। हेलो, यस सर। ध्यान से देखना, एक बात देखना, ये लेंथ x1 है और ये लेंथ x2 है। बेटा x1 प्लस x2 कांस्टेंट है ना, तो यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करो तो बेटा ये इसको इसको x3 लिख लो चलो, और इसको x2 लिख लो अभी, ठीक है। x3 प्लस x2 कांस्टेंट है। चलिए बेटा, जैसे आप डिफरेंशिएट करते हो तो ये आता है v3, ये आता है v2, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। ध्यान से देखना बेटा, v2 आगे चलने की वजह से x2 डिक्रीज हो रही है, तो लेट्स सी ये नेगेटिव है, और ये वाला क्या होगा बेटा, ये x3 इंक्रीज हो रही है, तो इसको आप पॉजिटिव ले लो। क्लियर, इसका मतलब v2 का वैल्यू v3 के बराबर आएगा, आएगा कि नहीं। हेलो, तो v2 सर इज आई इक्वल टू हैड अ v3 डाउट, या, हाँ बेटा। वो जो जो M3 जो ब्लॉक है वो दो स्ट्रिंग्स से कनेक्टेड है, दो पुलिस के थ्रू, तो हाँ, वो दोनों स्ट्रिंग्स का डिस्प्लेसमेंट इक्वली रहेगा ना, बिकॉज ब्लॉक तो टेढ़ा मेढ़ा हो नहीं सकता। ब्लॉक टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, तो इस तरह, इसका मतलब वो ब्लॉक्स इस तरह से मूव करेंगे कि ये फिक्स v3 वेलोसिटी से जाए, समझ आ रहा है। मतलब इनकी करेक्ट, तो वेलोसिटी मतलब को इस तरह से मैनेज किया है, इस तरह से वो मैनेज किया है इनकी वेलोसिटी को कि वे v3 कांस्टेंट वेलोसिटी से बिना टेढ़ा मेढ़ा हुए नीचे जाता है, ठीक है। तो जो ये नीचे इनकी एक साइड से आ रहा है उतना ही दूसरी साइड से भी नीचे आएगा ना। हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो फिर क्लियर, सब कांस्टेंट ही होना चाहिए, आई मीन v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v3। नहीं 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 नहीं, इसका रीजन ये पुली है बेटा, ये पुली इसका रीजन है, ठीक है। यदि ये पुली यहाँ पर नहीं होती ना, तो v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3 होता। मतलब ये ब्लॉक सीधे डायरेक्टली इससे कनेक्टेड होता है ना, ऐसे, तो v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3 था। लेकिन अभी ब्लॉक पुली आ गई बीच में, ये वाली सब काम खराब कर रही है, ठीक है। क्लियर।
यदि आप इसी चीज को ऐसे नहीं सॉल्व करके वर्चुअल वर्क से करना चाहते हैं तो हाँ वर्चुअल वही वर्क वर्चुअल से वर्क से कर इजी लीजिए। होता था बहुत। हाँ वही वही मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ बेटा, अब वर्चुअल वर्क से कर लो आप, ठीक है। मान लिया यहाँ टेंशन T1 है, तो यहाँ पर भी टेंशन T1 है, ठीक है। और ये V3 से नीचे जा रहा है, तो आप डायरेक्टली बोलोगे -T1 इंटू V3 प्लस V2 इंटू T, हाँ सही है, इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो V3 की वैल्यू V2 के बराबर होगी। ये फर्स्ट वाले के लिए कंडीशन हो गई खत्म। मान लो कि यहाँ पर टेंशन पर सर नेट टेंशन तो T2 टूट ही है, रहेगा ना M3 के लिए। नहीं क्यों? अच्छा आप इन सबको रिलेट कर, हाँ या एक साथ रिलेट करना चाहते हो तो रुको, ऐसे लिख लो, चलो। सुनो, V3 नीचे जा रहा है और इन सब चीजों को अपन रिलेट करना चाहते हैं। क्या आप सब बोल सकते हैं कि ये जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं इन सब का नेट वर्क डन क्या होगा? 0 रहेगा। इज इट फाइन? ये T2 यहाँ पर है, तो बेटा यहाँ पर भी T2 लगेगा, तो यहाँ पर 2T2 लगेगा। डू यू एग्री? हेलो? यस। Yes, अभी sir. जो मैं कर रहा था, अभी जो मैं कर रहा था, उससे आपको दो अलग इक्वेशन की हेल्प से, मतलब दो अलग इक्वेशन की फॉर्म में, मतलब दो दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन मिलता, यानी कि V1 V3 के बीच और V2 V3 के बीच रिलेशन मिलता। अब जो करेंगे वो एक ही इक्वेशन में तीनों के बीच रिलेशन मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोल लोगे कि नेट वर्चुअल वर्क इसमें पूरा 0 रहेगा, तो 2T2 इंटू V1। क्लियर? अब यहाँ पर आ जाओ, इस वाले को पकड़ो। आप बोलोगे कि चलो ये तो T1 इंटू V2 है, और यहाँ पर आ जाओ तो दोनों ऊपर की ओर लग रही है, मतलब -T1 प्लस T2 ऐसा इंटू V3 इज इक्वल टू 0। डू यू एग्री? हेलो? यस सर। Yes, sir. यस, पक्का? हाँ जी दोस्तों, बट अभी प्रॉब्लम यही आ रही है कि इन टेंशन्स की वैल्यू कितनी लिखें फिर, है ना? मेरी बात समझ पा रहे हो? टेंशन सेम तो नहीं हो सकती ना? सेम होगी क्या? मैंने बताओ बताओ। सेम करके रखी पर T1 आंसर राइट इक्वल आया। टू हाँ बेटा, T1 यदि इक्वल टू ये T2 हमको पता है। क्या हुआ बेटा? T1 इज इक्वल टू T2 ये हमको पता है। हाँ, लेकिन एक बात है, रुको। इफ ऐसी कंडीशन है कि ये ऐसा केस है कि इफ इट इज मूविंग विथ, इफ इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, बेटा ये होना बहुत जरूरी है। मतलब ये V1 V2 एंड V3 तीनों की वैल्यू कांस्टेंट होना जरूरी है। यदि यहाँ पर एक्सेलरेशन हुआ तो हो सकता है कि इनकी वैल्यूज अलग अलग हो, टेंशन की वैल्यू अलग अलग हो। मेरी बात समझ रहे हो? हेलो? सिस्टम के Yes, पास sir. यदि एक्सेलरेशन हुआ तो टेंशन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन यदि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और एकदम बैलेंस्ड है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? T1 की वैल्यू T2 के बराबर रख लेंगे। इज इट फाइन? ठीक है दोस्तों, तो अब Yes, T1 sir. की वैल्यू को T2 के बराबर रख लो, तो 2V1 प्लस V2 यहाँ पर लिखोगे तो -2V3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ऐसा कुछ रिलेशन आ रहा है क्या? यस सर यस? माइनस बी। यस सर यस सर। हाँ मतलब वही है ना, माइनस ही तो है, ठीक है, क्योंकि T1 की वैल्यू T2 के बराबर, लेकिन तभी बराबर हो सकती है जब ये सारी वेलोसिटीज कांस्टेंट हो। यदि ये वेलोसिटीज कांस्टेंट नहीं है, ये सिस्टम एक्सेलरेट है, तो T1 T2 की वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है। चले आगे। मुझे भी यही आंसर मिला पर पीछे दिया है कि V2 is equals to V3 is equals to 2V1। V3 is equals to V2 is equals to 2V1, ऐसा? यस सर, पर V3 को तो टेंशन ओके, टूट ही रहेगा ना, नेट टेंशन। V3 को नेट टेंशन टूट ही रहेगा, बिल्कुल वही मेरे को भी हमने किया। आपके जैसा ही मिला पर खाली पीछे रॉन्ग मतलब अलग आंसर था ओके, 213 पे। 213 पे एक काम करते हैं बेटा, हम लोग इसको छोड़ते हैं एक बार, एक एक दोनों स्ट्रिंग्स को, हमने ये अजम्पशन लिया ना, तो हमें ये अजम्पशन लेने की परमिशन है या नहीं, लेट्स सी, अपन चेक करते हैं। एक मिनट रुको,
जो सबसे पहले मैं आपको बताया था ना वो लेकर चल, ठीक है। अलोंग द सेम स्ट्रिंग वर्चुअल वर्क इज 0। मैं सिर्फ इस वाली स्ट्रिंग की बात करता हूँ, ठीक है बेटा। इस वाली स्ट्रिंग के लिए आ जाएगा v3 t1, वो आ गया नेगेटिव, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस v2 t1 इज इक्वल्स टू 0। बेटा v3 इज इक्वल्स टू v2 आया है, यहाँ पर क्या आया बेटा, v3 इज इक्वल्स टू v2। पहली चीज तो ये आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा इस सब को हटाना पड़ेगा। अपन पूरे सिस्टम को एक साथ नहीं लेंगे, एक एक करके स्ट्रिंग की बात करेंगे, ठीक है ना। यानी कि दोनों तरफ टेंशन सेम नहीं है। आर यू गेटिंग? हेलो दोस्तों, Yes, sir. तो मेरी बात समझ लो, ये किसी इंस्टेंट की बात की है, और क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि ये सब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो T1 और T2 दोनों अलग अलग टेंशन है, आपको सेम नहीं लेना है, ठीक है। तो इससे आपको वो आंसर मिलेगा। तो हमने वो अजम्पशन लिया ना, इसलिए गड़बड़ हुई, ठीक है। तो आप इस वाली स्ट्रिंग के अलोंग पहले वर्क को देख लो, तो ये तो आपको मिल गया कितना, -T1 V3 और प्लस T1 V2 इज इक्वल टू 0। ये V2 इज इक्वल टू V3 आपको मिल गया, फर्स्ट रिलेशन। अभी इस वाली स्ट्रिंग की बात करो बेटा, इस वाले सिस्टम के अलोंग वर्क की बात करता हूँ, ठीक है। तो मैं इस खाना पूरे दो सिस्टम मेरे को। में, इस पूरे, बेटा खाना मांग रहे हो, म्यूट करके मांगो ना। तो 2T2 इंटू V1 माइनस T2 इंटू V3 इज इक्वल्स टू 0। डू यू एग्री? ये कितना आ गया, बोलो बोलो बोलो। 2v1 इक्वल टू v3। 2v1 इज इक्वल्स टू v3, है ना। तो बेटा ध्यान से यदि देखो तो यहाँ पर एक बात पता चल रहा है, v2 और v3 तो बराबर है, v2 एंड v3 तो बराबर है, और v1 उसका डबल मैग्नीट्यूड का है। क्लियर? तो इनमें रिलेशन क्या आ गया, v2 इज इक्वल्स टू 2v1 इज इक्वल्स टू v3। ऐसा कुछ दे रखा है आंसर? Yes, sir. That's correct. यही दे रखा है ना। तो बेटा हाँ, इस क्वेश्चन देखो, मैंने इसीलिए वहां पर आपके सामने assumption लिखा था, समझ आया आपको। क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं मैंने किया है सेम कि ही ब्लॉक्स आर टेंशन लिया मूविंग विद। पूरे सिस्टम में। क्या हुआ बेटा? मैंने पूरे सिस्टम में सेम ही टेंशन लिया था हाँ, तो गलती वो से। इसलिए गलत हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि द सिस्टम इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मूव कर रहा है बेटा। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पर दोनों तरफ टेंशन अलग अलग होगी, तो फिर इसको ऐसे करना पड़ेगा। अलोंग द सेम स्ट्रिंग, एक ही टेंशन, आप मतलब एक साइड को ले लो तो इसका नेटवर्क 0 होना चाहिए। अब दूसरा वाला सिस्टम ले लो तो उसका भी नेटवर्क क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस तरह से इसको करना पड़ेगा, तो यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली। क्लियर? सबका क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. यस। नेक्स्ट, अगला डाउट। पेज 214 का फिफ्थ सम। 214 का फिफ्थ सम, ओके बेटा 214 में आ जाओ और उसका फिफ्थ सम। पेज नंबर 214, क्वेश्चन नंबर 5। इसको दिया है एक लाइन, इस तरह से है वो, और फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये मूव ही नहीं कर सकता। इसके ऊपर रखा है एक ब्लॉक जो मास m का है, और यहाँ पर रखी हुई एक पुली ऐसे। Now what will happen? Here it is going like this and we have attached one more pulley here, और इसके नीचे से जा रही है स्ट्रिंग, और यहाँ पर एक और ब्लॉक है कैपिटल का। तो बेटा बड़ा वाला जो ब्लॉक दिख रहा है ना वो फिक्स्ड है, ठीक है। और अब आपको क्या पूछा है बेटा, देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, सारी जगह सारी चीजें फ्रिक्शनलेस है। क्लियर? Two blocks each of mass m resting on a frictionless surface as shown in the figure. If the pulleys are light and frictionless, capital M on the inclined plane allowed to move down, capital M को छोड़ दिया, वो नीचे की तरफ मूव करेगा, then the tension in the string will be, तो स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी? तो आप बोलोगे इस पर नीचे की ओर लग रहा है mg sin थीटा, एग्री? यहाँ पर आएगी टेंशन Yes, t, sir. यहाँ पर भी आएगी टेंशन टी, यहाँ पर भी टेंशन टी, और यहाँ पर भी टेंशन टी। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो? बोलो बोलो। No, sir. अब एक बात तो पक्की है,
ये पूरी स्ट्रिंग एक ही है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। बेटा ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, डायरेक्टली ऐसे जा रही है, इसका मतलब ये जितना नीचे जाएगा उतना ही आगे चलेगा। एग्री, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन तो फिक्स है। इसका जितना एक्सेलरेशन होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका भी होगा। तो आप लिखोगे mg sin थीटा माइनस टी इज इक्वल्स टू m इंटू ए। नाउ इस छोटे वाले इधर वाले ब्लॉक के लिए बात करते हैं, तो t इज इक्वल्स टू m इंटू ए। अब क्या करोगे, आपको क्या फाइंड करना है बेटा, आपको फाइंड करना है टेंशन। तो अब क्या करोगे, एक्सेलरेशन भी आ जाएगी, टेंशन भी आ जाएगी इन दोनों इक्वेशन से। ठीक है, डन, फिनिश। बोलो बोलो, समझ आया कि नहीं आया? सर वापस बोलेंगे एक बार। बेटा t इज इक्वल्स टू mg sin थीटा बाई 2 आंसर आ रहा है इससे, है ना? हाँ, बेटा मैंने क्या किया, देखो ये स्ट्रिंग यहाँ से जा रही है ऐसे, फिर नीचे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, तो टोटल स्ट्रिंग की लेंथ तो कांस्टेंट होनी चाहिए ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब जितना ये नीचे जा रहा है उतना ये वाला आगे जाएगा, है ना? तो यदि इसका नीचे की तरफ ऐसे एक्सेलरेशन a है, तो इस वाले ब्लॉक का इस तरफ एक्सेलरेशन a होगा। डू यू एग्री? हेलो? यस सर। Both the blocks will have same acceleration in magnitude, right? मतलब magnitude of acceleration will be same for both. First equations लिख रहे directly, और क्या, खत्म। ठीक है कि confusion है? t is equals to mg sin theta by 2 is the answer, right? Yes, sir. Yes. मैंने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का लिया था और इसमें ये वाला लिया था, ठीक है? That's all. इंक्लाइन को तो कुछ करना ही नहीं है। हाँ, यदि इंक्लाइन भी मूव कर पा रहा होता ना तो फिर अलग ही बात हो जाती, तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता, लेकिन अभी तो कुछ है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13। सर 6th और 10th। 6th and 10th, ओके 6th, ओके नाइस क्वेश्चन इट इज। 6 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। यहाँ पर एक प्लैंक रखा है एंड प्लैंक या ब्लॉक जो भी है, ए नाम है इसका, और इसके ऊपर एक इंसान गायब है, और ये इंसान ना खींच रहा है किसको, एक और ब्लॉक को जो इधर रखा हुआ है, इसका बी नाम है। और क्वेश्चन में बोला है एडजस्टेड फिगर द बॉय इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैप्टन 50 न्यूटन्स, और ये 120 केजी का प्लेटफॉर्म है और 80 केजी का मास ये ऑफ क्वेश्चन बॉय होमवर्क इज में 80। नहीं था। नहीं था तो भी कर सकते हैं, ये करना है या नहीं? कर लो, जितने फोर्स से ये इसको खींच रहा है उतने ही फोर्स से वही फोर्स इसमें क्या बन जाएगी, टेंशन बन जाएगी। यस नो? Yes. यस। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 50 न्यूटन के फोर्स से खींचता है, मतलब जितना फोर्स वो ह्यूमन, वो इंसान, वो पर्सन स्ट्रिंग पर लगाता है वो सारा फोर्स टेंशन बन जाता है। इसका मतलब टेंशन जो आ गई वो 50 न्यूटन आ गई। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मैन एंड द प्लेटफॉर्म। तो बेटा मैन और प्लेटफॉर्म के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। तो अब हमें ये देखना है कि इस मैन और इस प्लेटफॉर्म के बीच में रिलेटिव मोशन होती है या नहीं होती है। तो हम बोलेंगे कि चलो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड कर लेते हैं। वो हो जाएगा म्यू मास ऑफ मैन या मास ऑफ बॉय इंटू जी, करेक्ट, क्योंकि वही है ना, उसी का नॉर्मल तो काम करेगा। 0.5 इंटू 80 इंटू जी का मतलब 10, ये 400 न्यूटन आया। बेटा 400 न्यूटन का लिमिटिंग यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और इसको सिर्फ 50 न्यूटन बनाया लगाया है। बेटा क्या कभी ए और मैन के बीच में रिलेटिव मोशन होगी क्या? नो ना, नो No, रिलेटिव sir. मोशन, या नो रिलेटिव मोशन बिटवीन मैन एंड ए या बॉय एंड ए, मतलब वो दोनों सेम एक्सेलरेशन से एक साथ चलेंगे। तो अब तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। करना क्या है, अब तो आपको एक ही काम करना है। मान लो कि ये पूरा सिस्टम बन गया और इस पर 50 न्यूटन इधर लग रहा है, और ये वाला बी वाला है
तो इस पर भी 50 न्यूटन इधर लग रहा है। बेटा इसका टोटल कितना होगा, 120 का तो है प्लेटफॉर्म और 80 का है मैन, टोटल 200 न्यूटन हो गया, है ना, यही है ना? यस। और बॉक्स जो है बेटा ये 100 केजी का है। तो बेटा दोनों पर 50-50 न्यूटन लगा है और फ्रिक्शन सरफेस पर रखे हुए हैं, तो ये 50 इसको मूव करा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन आप लिखोगे A1 इज इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट डिवाइड बाय इट्स मास। तो कितना लिखोगे बेटा, ये 200 केजी है, हाँ 50 न्यूटन तो इसका फोर्स लग रहा है और इसका मास है 200, तो बेटा ये तो 1/4 आ गया इस तरफ, है ना, राइट वर्ड, और इसका एक्सेलरेशन लेफ्ट वर्ड आएगा 50/100 यानी कि हाफ। क्या आप समझ पा रहे हो? हाँ जी दोस्तों, तो दोनों का एक्सेलरेशन एक इतना दूसरे की नहीं तरफ। समझ रहा है क्योंकि फ्रिक्शन हमारा शुरू ही नहीं हुआ अभी तक। बेटा फ्रिक्शन लग रहा है, मैन और प्लेटफॉर्म के बीच में फ्रिक्शन ऑलरेडी लग रहा है, ग्राउंड के बीच में और इनके बीच में नहीं है क्योंकि ग्राउंड स्मूथ नहीं है। पर एक्चुअली है ना हमारा क्रिश? अभी तक कुछ फ्रिक्शन शुरू नहीं हुआ है, वी आर स्टिल ऑन एलओएम ओनली। ओ, आप लोगों को फ्रिक्शन नहीं पढ़ाया? Yes, नहीं sir. इसलिए किसने तो ये डाउट पूछा, मेरे को भी नहीं समझा क्यों पूछा, अरे बेटा किसी फ्रिक्शन ने तो था ही बोला नहीं है था होमवर्क में। एलओएम एंड फ्रिक्शन के डाउट्स पूछने हैं। मैं तो सोचा फ्रिक्शन आपको पढ़ा दिया। ओ सॉरी, हटाओ इसको, नहीं पढ़ाया तो क्यों अभी करने का। तक स्प्रिंग पोस्ट बाकी है एलओएम का। ओके ओके ओके, तो फिर फ्रिक्शन नहीं कर रहे हैं, मुझे क्या पता, मैं तो सोचा आपको पढ़ा दिया होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पर ये बेटा जो होमवर्क में फ्रिक्शन का नहीं था डाउट है वो सम, नहीं पूछो। हाँ बेटा क्या? ये हाँ होमवर्क क्या में ही हुआ? नहीं था सम, ओके, होमवर्क होमवर्क में में ही ही नहीं था नहीं ये था, सम। तो फिर मैं फालतू ही आपको पढ़ा रहा हूँ, किसी ने मुझे बोला क्यों नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट, अगला डाउट। So question number 19. क्वेश्चन नंबर 19 19. ओके, किसी ने 13 भी पूछा था अभी। द मैन स्लाइड्स डाउन द रोप एंड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, तो हाँ ये वाला क्वेश्चन डाउट है क्या आपका? एक मैन है जो क्या कर रहा है बेटा, एक स्ट्रिंग के ऊपर लटक के नीचे फिसल के आ रहा है ऐसे, है ना, और बोला है कि हाँ, द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मैन सो दैट द रोप डजंट ब्रेक। तो बेटा मैक्सिमम टेंशन जो रोप बियर कर सकती है वो है ईटा टाइम्स, ये जो सिंबल है ईटा टाइम्स ऑफ वेट ऑफ मैन, इतना वो बियर कर सकती है। और ये नीचे किसी एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, बेटा ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग को पकड़ के रखेगा ना, तो इसके हाथ और स्ट्रिंग के बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शन, मतलब वो टेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो स्ट्रिंग में टेंशन बन जाएगा। तो बेसिकली आप लिखोगे T इज इक्वल्स टू, इसका mg नीचे है तो आप लिखो mg नीचे, टेंशन ऊपर, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सिलरेशन। टेंशन की वैल्यू डाल दो, ये वाली क्या आ रहा है, mg कॉमन, 1 माइनस ईटा इज इक्वल्स टू ma, a इज इक्वल्स टू 1 माइनस ईटा इंटू जी, है ना। हाँ जी दोस्तों, आपसे पूछा क्या है, ब्रेक ना हो उसके लिए एक्सेलरेशन कितना हो, इतना होना चाहिए, दैट्स इट, ओवर। समझ Yes, आया? sir. गुड। नेक्स्ट, आपने पूछा 19, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर दे रखा है ब्लॉक ऑफ 20 केजी बैलेंस विद द स्ट्रिंग एबीसी is shown in the figure, the ratio of the tension in the string A and B। ओके नाइस, बेटा ये इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है ना, इसमें एक तरफ है, एक स्ट्रिंग इस तरफ है और एक स्ट्रिंग नीचे की तरफ है। बेटा नीचे की ओर जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितनी आएगी, तो उसमें टेंशन आएगी mg के बराबर, यानी कि 200 न्यूटन लिख लो आप। अब ओ, ये 37 डिग्री लिखा है, बेटा ये वाला एंगल कितना लिखा है, 37, नो प्रॉब्लम, इसको आप बोल लो लेट्स से टेंशन स्ट्रिंग ए, और इधर बेटा ये टोटल एंगल ना आपको ये वाला 83 दिया है, कितना 83, ये 83 कैसे हो रहा होगा एक बार सोचो, ये 83 कैसे हो रहा होगा बेटा, यहाँ वाला एंगल पक्का 53 आएगा, यस और नो? बेटा ये वाला एंगल तो पक्का 53 आ रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, ओके। और 83 में से 53 माइनस करो तो ये एंगल कितना बचता है, 83 में से 53 माइनस करो, 30 डिग्री बनेगा कि नहीं? Yes, sir. यस,
इसको बोल लो टेंशन इन बी, कंपोनेंट ले लो। तो बेटा टेंशन इन बी का इधर कंपोनेंट आएगा टी बी साइन 30 डिग्री, और इस तरफ ए का कंपोनेंट आ जाएगा टी ए, और ये हो रहा है साइन, सॉरी कॉस 37 डिग्री। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा इसका इस तरफ कंपोनेंट भी तो लेना पड़ेगा ऊपर की तरफ। तो बेटा ये 30 डिग्री है तो यहाँ पर आ जाएगा टी बी कॉस 30 डिग्री, और यदि ये 53 डिग्री है तो यहाँ पर आ जाएगा, वैसे यहाँ पर साइन 37 भी लिख सकते हैं, यदि 53 की फॉर्म में लिखना चाहो तो कॉस 53 लिख लोगे, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे वो लिखो, मैं तो साइन लिख रहा हूँ, तो टी ए साइन 37 डिग्री। ओके, आप चाहो तो टी ए कॉस 53 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। क्लियर। अब एक्स डायरेक्शन के नेट फोर्स बैलेंस होने चाहिए, वाई डायरेक्शन के भी बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। आप प्रणव कुछ पूछना चाह रहे हो? प्रणव? नो बेटा, मैं हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस करता हूँ। टी बी साइन 30 डिग्री किसको बैलेंस कर रहा है बेटा? टी ए कॉस 37 डिग्री को, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। और वर्टिकल के फोर्स भी क्या रहने चाहिए? बैलेंस रहने चाहिए। तो इसका मतलब टी ए साइन 37 डिग्री प्लस टी बी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू एम जी। हो गया आपका काम। यहाँ से टी ए टी बी में रिलेशन आ जाएगा, वैल्यू इधर डालो या आंसर लाओ, ठीक है। ओवर। टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स, खत्म। कर पाओगे नहीं? Yes, कोई sir. दिक्कत? बेटा आपको तो वैसे भी दोनों टेंशन का रेशो बताना, तो रेशो बताने के लिए इतना करना ही नहीं है, आपको तो इसी से काम हो जाएगा, इससे ही आ जाएगा रेशो, है ना। टी ए बाई टी बी फाइंड करना है ना, तो टी ए बाई टी बी, तो ये आ रहा है बेटा साइन 30 डिवाइड बाय कॉस, साइन 30 डिवाइड बाय कॉस 37, है ना। साइन 30 1/2 होता है, और कॉस 37 कितना होता है पता है? 4/5। आंसर 5/8 है ऑप्शन में, ए फॉर एप्पल, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। सिर्फ इस अकेली से ही आंसर, अकेली इक्वेशन से ही आंसर आ जाएगा, है ना। क्योंकि आपको तो सिर्फ रेशो पूछा है, मैंने तो पूरा वैल्यू निकाल के दिया आपको, मतलब वैल्यू के लिए इक्वेशन। नेक्स्ट, ये समझ आया बेटा 19 नंबर या नहीं आया? Yes, sir. Understood. आया समझ में। नाइस। नेक्स्ट 27 some. 27 में लिखा है ट्रॉली ऑफ मास 5 kg हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन लेंथ L 2 kg and यूनिफॉर्म रो ऑफ A B C and length 2 meters। ओके, BC is equals to 0 से BC is equals to 2 मीटर तक वो चला जाए। ओके, आई बात समझ। एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम, बेटा या आपको क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। ट्रॉली टी वो 5 kg मास की है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर रखी हुई है, लेकिन जो स्ट्रिंग है ना उसकी लेंथ कितनी है बेटा? 2 kg। तो आपको बोला है कि जब BC की वैल्यू 0 हो, मतलब कि ये ट्रॉली यहाँ पर पुली और एग्जैक्टली ब्लॉक यही लटक रहा है, क्योंकि BC ये वाली स्ट्रिंग है, यहाँ से या तो AB है, तो मतलब पूरा का पूरा 2 मीटर की इधर है, तो 2 kg की स्ट्रिंग इधर है, यहाँ सिर्फ ये ब्लॉक लटक रहा है। तो बेटा ये 5 kg का ब्लॉक, ये 2 kg की स्ट्रिंग इधर ही है हॉरिजॉन्टल में, और ये वाला ब्लॉक जो लटक रहा है ये कितने मास का है बेटा? हेलो, लोड 2 kg का है ना। ओ अच्छा, ये 1 kg की है, सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गई बेटा। लोड जो है ना वो 2 kg का है, और स्ट्रिंग सिर्फ 1 kg की है, तो 1 kg की स्ट्रिंग इधर, ट्रॉली भी इधर, तो 6 kg तो इधर ही हो गया, लेकिन नीचे लटकने वाला मास 2 kg है, तो mg तो सिर्फ इसका ही लगेगा, और यही mg इसको एक्सेलरेट करवाएगा। तो मैं बोलूंगा कि नीचे की ओर एक्सेलरेशन a। तो आप क्या लिख लोगे बेटा? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो एक्सेलरेशन a1 लिख लो, इसको a1 इज इक्वल्स टू mg, यानी कि 20, तो 20 डिवाइड बाय टोटल मास, 5 और 1 6 और 2 8, 20/8। क्लियर। तो 5/2। हरी बात समझ में बेटा? पहले तो एक्सेलरेशन था 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब क्या हो गया?
पूरी स्ट्रिंग नीचे लटक गई, पूरी स्ट्रिंग नीचे लटक गई तो क्या हो गया, ट्रॉली बिल्कुल पुली के पास में पहुंच गई और स्ट्रिंग पूरी की पूरी हवा में लटक गई। तो बेटा ये 1 kg स्ट्रिंग का इधर आ गया और 2 kg का ब्लॉक भी उधर लटक रहा है और ये 5 kg का है। तो अब बोलोगे कि टोटल नीचे की ओर mg कितना है बेटा, तो वो मास ऑफ द रो प्लस मास ऑफ द ब्लॉक इंटू जी, यानी कि 30। अभी 30। नीचे की ओर 30 लटक रहा है, वेरी गुड। और एक्सिलरेशन लिखना चाहते हो तो A2 लिख लो, टोटल लटका हुआ मास इज वेट इज 30 और टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 8, करेक्ट। यहाँ क्या 15/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट फाइन? तो A1 एक्सिलरेशन 5/2, A2 एक्सिलरेशन इज 15/4। तो बेटा आपको लिखा हुआ क्या है, 30/8 ही लिखा हुआ है और 20/8 ही लिखा है। तो बेटा ये 20/8 है और बाद में 30/8, तो यही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। क्लियर? सर 20 seconds। 20 सेकेंड, ओके। ये वाला सबको समझ आ गया ना? 20 सेकेंड की बात कर रहे हैं भाई। 20 सेकेंड यानी 22। बेटा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? इस तरफ R, नीचे की ओर W, और बेटा इस तरफ कुछ लग रहा है टेंशन T। ये R फॉर नॉर्मल है, ये W इसका वेट है और ये टेंशन। बेटा ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में कब रहता है बेटा, जब सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि इस W और इस R का रिजल्टेंट जो होगा वो T को बैलेंस कर रहा होगा? हेलो, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, इन दोनों का रिजल्टेंट T² प्लस R²। क्या मैं R² प्लस W², सॉरी, क्या मैं लिख सकता हूँ ये टेंशन T is equal to root of W² plus R²? Can I write it like this? तो बेटा हाँ जी, any doubt in this? नो सर। पक्का ना? W और R का जो रिजल्टेंट है वो टेंशन के बराबर होगा, तो ये इक्विलिब्रियम में रह जाएगा, सिंपल। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी अदर डाउट? ओके दोस्तों, लेट्स कम टू 28 नंबर क्वेश्चन। बेटा 28 नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक कहाँ क्या 28 ये रहा, एक ब्लॉक है M1। चलिए, इस ये जुड़ा हुआ है एक स्ट्रिंग से, यहाँ लगी एक पुली, यहाँ पर एक और पुली, यहाँ पर मास M2, string is fixed to a vertical support. ओके, सो आपको पूछा है कि सरफेस स्मूथ, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक M2 विल बी, M2 का एक्सेलरेशन कितना होगा? मान लिया M1 का एक्सेलरेशन A1, M2 का एक्सेलरेशन A2। बेटा यहाँ मान लो कि टेंशन T है, तो यहाँ पर भी T और यहाँ पर भी T। डू यू एग्री? T इज इक्वल्स टू M1 A1, और इधर क्या आ जाएगा, इसका नीचे की ओर M2G लगेगा ना, तो M2G माइनस 2T इज इक्वल्स टू M2 A2। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अभी इनको रिलेट करो वर्चुअल वर्क से, तो कैसे करोगे? T इंटू A1 माइनस 2T इंटू A2, है ना, क्योंकि इस पर टेंशन 2T लग रही है ना, T तो ये रही और T ये रही, इज इक्वल्स टू 0। बेटा A1 A2 में रिलेशन आ गया, A1 विल बी इक्वल टू 2A2। तो बेटा जहाँ A1 है वहां 2A2 डाल दो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? हो नो जाएगा? सर। कर लोगे? यस सर। गुड। यस सर। नेक्स्ट, हाँ जी, ओजस क्लियर है? Yes, sir.
एनी अदर डाउट? नेक्स्ट बोलो बोलो। 42 सर। 42 ओके। 42 में तो बेटा वर्चुअल वर्क से कर लेते इसको। तो एक ही स्ट्रिंग है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही एक ही है, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो देखते हैं। Yes, sir. देखो ये एक ही स्ट्रिंग है, यहाँ से ये स्ट्रिंग ऐसे गई, फिर ऐसे आई, और उसके बाद नीचे यही वाली स्ट्रिंग इस पुली से भी गई, और फिर यहाँ से आके एक और पुली के थ्रू होके ये पुली से पुली कनेक्टेड है, और ये नीचे जा रही है। मतलब ये पूरी स्ट्रिंग एक ही तो है। तो आप तो हर बोलोगे जगह कि पे लेट्स से टेंशन टी यहाँ रहेगा ना? टेंशन टी, क्या हुआ बेटा? हर जगह पे टेंशन टी रहेगा ना? हाँ, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टी, यहाँ पर भी टी, तो इसका मतलब यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी है ना। लेकिन ये देखो, यहाँ टी है, यहाँ टी है, इसकी वजह से इस जगह पर टेंशन 2t आएगी। कितनी आएगी बेटा? 2t। क्लियर? समझ गए? सर वो पुली मूवेबल है क्या, जहाँ पर टूटी है? बेटा ये वाली पुली तो मूवेबल ही है ना बेटा, ऑब्वियसली। सिर्फ एक ही पुली फिक्स है इस पूरे में, सिर्फ ये वाली पुली फिक्स है। ठीक है, चलिए। तो आप फिर ये वाला टेंशन पार्ट मूव थ्री टी कर रहे हैं। होगा। हाँ जी, इसके लिए टेंशन T3 लगाएंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ठीक है ना। मान लिया कि ये वाला किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे, जहां पर भी मानना है आपको। मैं तो नीचे मान लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने को तो मैग्नीट्यूड बताना है बस, है ना। तो लेट्स से ये इधर जा रहा है किसी वेलोसिटी u से, तो आप लिख लोगे t इंटू बी, और यहाँ पर -3t इंटू यू इज इक्वल टू 0। तो क्या है बेटा? v इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ u। क्लियर? यदि u की वैल्यू पूछिए तो v/3 बोलेंगे। ठीक है। तो नीचे वाले ब्लॉक की पूछिए, बी ब्लॉक की वेलोसिटी को आप बोलोगे v/3। आंसर क्लियर? बोलो बोलो बोलो। समझा कि वो पुली स्टेबल है इसके ब्लॉक। क्या बेटा? बेटा फुल्ली स्टेबल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बस ये देखो कि टेंशन और वेलोसिटी। ठीक है, फुल्ली से कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट को देखना है। ठीक है। यस सर। फुल्ली फुल्ली तो मूवेबल है। नेक्स्ट 42, 43, 45, 46। ओके, इनके बीच में और कुछ तो नहीं। 42 हो गया। 43 बेटा, 43 में क्या डाउट है? ये तो मेरे को ऐसे ही दिख रहा है, फालतू क्वेश्चन दिख रहा है। देखते हैं। चलिए, यहाँ पर एक वॉल है, फालतू है कि नहीं अभी पता चलेगा, है ना, पता नहीं। यहाँ पर ये ऐसे कनेक्टेड है, ये एंगल थीटा है बेटा, ये एंगल थीटा है ना, तो ये वाला एंगल भी तो थीटा होगा। चलिए ठीक है। मान लिया टेंशन यहाँ पर T1 है, और ये वाली टेंशन को T0 बोल दो। ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा? mg इसका नीचे की ओर लगेगा, तो T1 का इधर कंपोनेंट T1 साइन थीटा, ऊपर की ओर कंपोनेंट T1 कॉस थीटा। एक बात तो समझ में आ गई, T1 कॉस थीटा इज इक्वल टू mg है। क्लियर? हेलो? T1 साइन थीटा इज इक्वल टू T0। मुझे लगता है इसकी क्वेश्चन पढ़ने से पता चलेगा। हाँ जी, अब आपको बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स OP when the RP is not cut, और OQ when the ओके। तो बेटा जब इसको स्ट्रिंग को काट दिया, काट देने पर क्या होगा? ये पूरा जितना इधर एंगल है इस दूसरी तरफ आकर एंगल बनाएगा। तो मतलब ये स्ट्रिंग ना पूरी इस तरफ आ जाएगी, और यहाँ पर ये रेस्ट में आ जाएगी, है ना। फिर ये वापस रिवर्स जाएगी, है ना। मतलब ये ऐसे 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 करता ही रहेगा, लेकिन ये इस जगह पर आएगी ना, मोमेंटरीली रेस्ट में आएगा। तो मतलब इसका वो एक नीचे की ओर इंस्टेंट तो किल है ना? mg है। हाँ जी। तो ये T2 है, और ये एंगल थीटा है। बेटा यहाँ पर क्या कर रहे हो आप? T2, ये थीटा लिखा है, तो ये T2 cos थीटा आप लिखोगे, है कि नहीं? क्लियर? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है?
T2 cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। क्लियर। और ऊपर ऊपर यदि आप यूज करते हो तो उसको प्रॉपरली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप इन दोनों का रेशियो बता पाओगे? यस और नो? हाँ जी दोस्तों, यस सर। बोलो दोस्तों, क्या आप दोनों का रेशियो निकाल लोगे? सर ये जो आपने अभी किया, वही आप बोलेंगे, मैं अटैक करना है। बेटा मैंने इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ठीक है? क्लियर। यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने बोला कि स्ट्रिंग कनेक्टेड थी, इसमें टेंशन टी नॉट मान लिया। ये वाला कितना आ गया बेटा? T1 साइन थीटा आ गया, क्योंकि ये टेंशन T1 है। तो ऊपर की ओर इसका कंपोनेंट T1 कॉस थीटा आ गया। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, वर्टिकल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या लिखेंगे हम लोग? T1 cos थीटा इज इक्वल टू mg और T1 sin थीटा इज इक्वल टू T नॉट, ठीक है? कोई दिक्कत? बोलो बोलो बोलो। नो सर। नो सर। नहीं। गुड। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं बेटा, इस वाले जब ये यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पहुंच के मोमेंटरीली रेस्ट में आता है, बेटा वर्टिकल डायरेक्शन को यदि आप देखो तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पर देखो, एक मिनट रुको रुको रुको, गड़बड़ क्या है अभी समझ आया। बेटा यहाँ ये किसी स्ट्रिंग से मतलब, सॉरी, इसका ढंग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब ये गड़बड़ हुई है, जो कि मुझे अभी पता चला कि यहाँ तो कोई स्ट्रिंग है ही नहीं। कोई एक्स्ट्रा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है क्या? नहीं ना? बोलो बोलो। बेटा mg नीचे, ठीक है? mg नीचे, टेंशन इधर। अब क्या होगा बेटा? दिस ब्लॉक इज फ्री टू मूव, दिस ब्लॉक इज फ्री टू मूव। तो बेटा जब ब्लॉक मूव करने के लिए फ्री होता है तो हम कंपोनेंट उस डायरेक्शन में लेते हैं जिस डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन पॉसिबल है। तो बेटा इसका एक्सेलरेशन तो सिर्फ और सिर्फ इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही आएगा, इधर, ठीक है? तो यदि ये एंगल थीटा है तो बेटा इधर एंगल थीटा, ओके? ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. ये थीटा आ गया। क्लियर? तो आप बोल सकते हो कि इस तरफ इसको भी अपन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये एक ही लाइन जा रही है। तो इधर तो mg cos थीटा और इधर वाला आ गया mg sin थीटा। तो बेटा mg sin थीटा तो इसको एक्सेलरेट करवाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन mg sin थीटा इज इक्वल टू m है, तो a इज इक्वल टू g sin थीटा, जो कि क्वेश्चन में नहीं पूछा है, करना ही नहीं है उसको। अब वर्टिकल डायरेक्शन में ये फोर्स मतलब अलोंग द स्ट्रिंग फोर्सेस बैलेंस रहेंगे, तो बेटा इसको आप लिखोगे t इज इक्वल टू mg cos थीटा। अभी सही आंसर आ रहा है बेटा। तो ये ना, ये इक्वेशन लिखी, इसकी जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली यहीं से आ रहा है। t1 इज इक्वल टू mg अपॉन cos थीटा, और ये बेटा जो T2 आया ना, तो T2 इज इक्वल टू mg cos थीटा। क्लियर? समझ पाए? तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू 1 बाय cos स्क्वायर थीटा हो गया। ये mg mg कैंसिल, थीटा 45 डिग्री दिया है तो ये 2 आ जाएगा। क्लियर? क्या आपकी बात समझ पाए? यस सर। इक्विलिब्रियम में था तो फोर्सेस के कंपोनेंट लेने हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, लेकिन अभी ये एक्सेलरेटिंग है तो हमें कंपोनेंट्स इस तरह से लेने हैं कि वन कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग हो और वन कंपोनेंट टेंजेंशियल टू द पाथ हो, क्योंकि एक्सेलरेशन इज टेंजेंशियल टू द पाथ। क्लियर? इसलिए mg के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, ठीक है? कंपोनेंट हमेशा फोर्स का उन्हीं डायरेक्शन में लेना है जिन डायरेक्शंस में एक्सेलरेशन की पॉसिबिलिटी है, जिन डायरेक्शन में पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, ठीक है? तो वो टेंजेंशियली एक्सेलरेट करता है। बेटा देखो ना, ये T1 cos थीटा मिला था ऊपर, ऊपर कितना मिला था बेटा? T1 cos थीटा मिला था ना? तो T1 की वैल्यू आ गई mg अपॉन cos थीटा, और यहाँ पर T2 कितना मिल रहा है? mg cos थीटा। T1 बाई T2 क्या आ जाएगा? 1 बाय cos स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री गिवन है। क्लियर? 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर तो 2, मतलब 1 बाय 2, 1 डिवाइड बाय 1 बाय 2 इज 2। देन 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 डाउट है, राइट? 46,
45 भी डाउट है, ओके 45, 46, 47। ये क्वेश्चन नंबर 45 हम सॉल्व कर रहे हैं। 45 जब 45 तो हो जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, कर ले अपने। देखो एक ब्लॉक यहाँ पर है डिस्कनेक्टेड, बेटा म्यूट करो खुद को। क्या आपके घर में बर्तनों की आवाज आ रही है? कौन है? निशी। चलिए तो बेटा यहाँ पर आपको इस तरह से एक पुली है और इस पुली से कनेक्टेड एक और पुली है, इस तरह से ऐसा। मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, यहाँ पर टेंशन T है तो यहाँ पर भी टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T, तो यहाँ पर टेंशन 2T, तो यहाँ पर टेंशन 2T, तो यहाँ पर टेंशन 4T। क्लियर? एग्री? बोलो बोलो बोलो। यस सर। अरे ये 45 बेटा यहाँ फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन आपको है, पढ़ाया ही फ्रिक्शन नहीं, यूज हो रहा है बस। पढ़ाया ही नहीं, काय को टाइम वेस्ट करना है इसके पीछे। हाँ मैं यहाँ कंस्टेंट से जस्ट इनमें रिलेशन जरूर बता सकता हूँ। लेट से इसका एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ बी है, इसका एक्सेलरेशन लेट से एक्सेलरेशन ऑफ ए है, तो आप यहाँ पर बोल दोगे कि टी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 4t इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, 4 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ। बस ये रिलेशन रहेगा, इतना तो बता ही सकते हैं, राइट? चलिए इसको हटाओ। 45 को मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, मतलब फ्रिक्शन वाला पार्ट पूरा स्किप कर दिया, ठीक है, सिर्फ कंस्टेंट सॉल्व किया है बस। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में आपको बोला है ब्लॉक मूव्स अपवर्ड विद, कौन सा वाला, ए वाला, मूव्स अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन विदाउट डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बेटा यहाँ पर कनेक्टेड है ब्लॉक ए, फिर ये वाला ऐसे, फिर यहाँ पर एक और ब्लॉक ऐसा, फिर ऐसा, और फिर ऐसा। अरे यार बहुत ज्यादा उलझ गया, नहीं थोड़ा सा दूर बनाना पड़ेगा, तो छोटी छोटी सा हो गया। हाँ जी दोस्तों, तो यहाँ पर एक ब्लॉक है, सबका वेट किया है, कुछ नहीं दिया है। अरे यार ये तो इजी हुआ ना बेटा, इसके ऊपर ना वर्चुअल आप वर्क एक काम वाला ही करो। है। बिल्कुल सही। टेंशन आप मान लो कि यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर भी टी है, तो यहाँ 2t है, तो यहाँ पर 2t है, तो यहाँ पर 4t आएगी। ओके, यहाँ पर 4t आएगी, तो यहाँ पर भी 4t आएगी। बेटा इस पर 8t टेंशन लग रही है, और ये ना एक्सेलरेशन 1/2 से ऊपर जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन a1 ले लो 1/2, तो आप रिलेशन लिख लो बस, 8t इंटू 8t इंटू 1/2, या a1 लिख लो चलो, एंड दैट विल बी इक्वल टू, बेटा इस वाले ब्लॉक पर कितने ब्लॉक है यहाँ पर, एक मिनट, अच्छा नीचे सरफेस है, सॉरी गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। हाँ जी बेटा यहाँ पर तो सरफेस है नीचे, तो मान लिया ये छोटे वाले ब्लॉक का आपको बताना है, तो लेट से छोटा वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है ऐसा समझ लो, तो उसके साथ तो सिर्फ टेंशन लग रहा है, T2A2 खत्म। A2 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 1/2, 4। हाँ yes, सर नीचे ठीक है। सरफेस, नीचे सरफेस पे नीचे कैसे आएगा सर? अरे बेटा उस क्वेश्चन में नहीं हो, मेरे ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हुई है, ठीक है।
उस मोमेंट के लिए बात हो रही बेटा, उस मोमेंट के लिए तो नीचे जाएगा ना, अभी तो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट 47। हाँ जी, 47 पूछने लायक क्वेश्चन है ना। आपको बोल रखा है कि इन द पुलिस स्ट्रिंग्स मास 1 kg m2 is equals to 1 by 3 kg to keep m3 at a rest। ओके बेटा, m3 जो है बेटा वो रेस्ट में रहना चाहिए, उसके लिए m1 m2 का एक्सेलरेशन कितना होगा ये पूछा है आपसे। तो यहाँ पर है m1, यहाँ पर है m2 और यहाँ पर है m3। सबके ऊपर नीचे ग्रेविटी लगती ही है, तो m1g, यहाँ पर m2g और यहाँ पर m3g, ठीक है। डायरेक्ट मासेस लिख सकते हैं ना? हाँ बेटा लिख सकते हो, मासेस मतलब ये वेट ही तो लिखा है, एक ही बात है, चल जाएगा काम आपका, है ना। आपको क्या करना है, M3 को रेस्ट में रखना है, तो बेटा M3 रेस्ट में मतलब पुली भी रेस्ट में है। तो मान लो कि यहाँ टेंशन T है, यहाँ टेंशन T है, तो इसमें टेंशन हो जाएगी 2T, तो इसमें टेंशन 2T हो जाएगी। एक बात तो आप समझ रहे हो कि M3 का एक्सेलरेशन 0 है, मतलब 2T की वैल्यू डायरेक्टली M3G के बराबर आ जाएगी। एग्री? यस सर। ये टेंशन की वैल्यू आ गई, जब आपको टेंशन की वैल्यू आ गई तो आप हर किसी का एक्सेलरेशन लिख सकते हो। देखने पर लगता है कि m1 ज्यादा मास का है, इसलिए m1 का एक्सेलरेशन नीचे a रहेगा, इसका एक्सेलरेशन a ऊपर रहेगा, पुली रेस्ट में रहेगी। क्लियर? तो चलिए। सर हाँ जी, आपने जो बोला हाँ बोलो बेटा। आपस मैंने बोला कि पुली रेस्ट पे रहेगी। एग्री? दोनों बोले पुली सर? रेस्ट पे क्यों, मतलब ऊपर वाली पुली तो बेटा वो तो वैसे भी रेस्ट बंधी पे हुई रहेगी, है। दूसरी वाली हाँ, फिर? नीचे वाली फ्री टू मूव है, लेकिन वो रेस्ट पे रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि M3 रेस्ट पर रहेगा और M3 डायरेक्टली उसी पुली से कनेक्टेड है ना। यस सर। तो M3 नीचे गया तो ये वाली पुली ऊपर आएगी, M3 ऊपर गया तो ये पुली नीचे आएगी, ठीक है। हाँ सर। तो ये पुली रेस्ट पर है, क्योंकि M3 रेस्ट पर है, तो इसका मतलब ये सिंपल एडवर्ड मशीन बन गई बस। तो टेंशन की वैल्यू हमें मिल गई, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पर था M3 वाला। अब क्या करोगे, M1G नीचे की और टेंशन ऊपर की ओर, तो M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1A, और यहाँ पर क्या लिखोगे, T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। दोनों को सॉल्व करो बेटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। क्लियर? सर तो m1g ये तो माइनस टी एक्सेल, से आपने t को मतलब ऊपर के y डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है? क्या क्या क्या, अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से करने का हम लोग वो m1 ब्लॉक के लिए, तो आपने ऊपर के y डायरेक्शन को नेगेटिव लिया था क्या उसमें? बेटा मैंने हर एक ब्लॉक का ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ठीक है, और हाँ। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, ऐसे समझ लो। अच्छा। m1 जी है ना, m1 का एक्सेलरेशन नीचे था तो इसके लिए एक्सेलरेशन नीचे पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या हो गया, m1g पॉजिटिव माइनस टी इज इक्वल टू m1a, ठीक है। अभी मैं यस। सेकंड वाला ब्लॉक ले रहा हूँ, तो सेकंड वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर है, तो सेकंड वाले ब्लॉक के लिए ऊपर की डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। तो t माइनस m2g इज इक्वल टू m2। अभी आया समझ? यस सर। यू कैन टेक द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव, दैट्स ऑल। तो बेटा यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन मिल गया, एक्सेलरेशन से आपको या ये एक्सेलरेशन की वैल्यू इन इक्वेशन में पुट करो किसी में भी, और ऊपर से टेंशन लाके रख दो, ठीक है, रेशियो मिल जाएगा, या जो भी चाहिए वो मिल जाएगा, M3 का मास मिल जाएगा। क्लियर? यस सर। फिनिश, खत्म। नेक्स्ट 4954 सर। 4954। हाँ बेटा मास आ जाएगा इससे, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है ना, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। उसके बाद ऊपर से t की वैल्यू निकाल के डाल दो, m3g बाय 2, m1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है ही, आंसर आ जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला बेटा आपने? 40? 49 and 54. ओके, फोर्टी नाइन इज गुड। इजी क्वेश्चन है लेकिन उलझाने वाला है। हम गलत तरीके से सोचते हैं हमेशा इस क्वेश्चन को करते वक्त। बेटा जी देखो, एक मैन है जो एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। कहाँ खड़ा है? एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। प्लेटफॉर्म इज हैविंग नेग्लिजिबल मास, लेकिन मैन इज हैविंग मास m, तो डेफिनेटली नीचे की ओर mg लगेगा। लगेगा कि नहीं? बोलो। Yes, मान sir. लिया यहाँ पर टेंशन t है, तो यहाँ पर भी टेंशन t, तो यहाँ पर टेंशन 2t, तो यहाँ पर टेंशन 2t। तो ये एग्री? Yes, sir. क्या मैं ऐसा बोल दूं कि ये अकेला मैन और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक ही बॉडी है, ऐसा मान लूं क्या? क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में तो रहेंगे ना। इन दोनों को एक बॉडी मान लूं क्या? बोलो, क्या मैं इन दोनों को एक सिस्टम कंसिडर कर सकता हूँ? यस, नो? सर प्लैंक पर क्या? प्लैंक पर मैन ना? क्या मैं प्लैंक और मैन को एक ही बॉडी मान लूं? दोनों को एक सिंगल बॉडी मान लूं क्या? दोनों कांटेक्ट में है, दोनों का कुछ एक्सेलरेशन नहीं है, इक्विलिब्रियम है पूरी तरह से, तो दोनों को मिला के एक ही बॉडी मान लूं क्या? यस, नो? नो सर, ऐसे बिना चलेगा ना, बिना उसको बॉडी माने भी? बेटा एक्सेलरेशन नहीं है तो आप इन दोनों को एक ही बॉडी मान सकते हो। मतलब ये इक्विलिब्रियम में है ना, तो इस पर लग रहा है 2t इस तरफ t इस तरफ t। क्योंकि ये मैन और ये प्लैंक को मैंने एक सिंगल सिस्टम मान लिया, तो नीचे की ओर इस सिस्टम पर mg फोर्स लग रहा है और ऊपर की ओर इस सिस्टम पर 4t फोर्स लग रहा है ना। कितना? 4t। तो 4t इज इक्वल टू mg, तो t इज इक्वल टू mg बाय 4। कितना? 60 kg का दे रखा है क्या? स्ट्रिंग में टेंशन पूछिए ये, तो स्ट्रिंग में टेंशन आएगी कितनी? 150 न्यूटन, है ना। और वही मैन जितना फोर्स अप्लाई करेगा टेंशन बनेगा, राइट? 150 न्यूटन विल बी द आंसर। क्लियर? सर यदि आपको ये सॉल्यूशन पसंद नहीं आ रहा है तो मैं आपके तरीके से भी कर सकता हूँ। करें? ये तो था कि सिस्टम मानने वाला तरीका। अभी आप अलग तरीका से करते हैं, ठीक है? ये मैन है, मैन का mg नीचे, मैन के हाथ में स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग पर टेंशन ऊपर, मैन के ऊपर नॉर्मल फोर्स ऊपर। एग्री? बोलो बोलो। यस सर। मैन के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? T प्लस एन इज इक्वल टू mg, ये लिखोगे ना। जी सर। अभी मैं पकड़ता हूँ प्लैंक को। यदि मैं प्लैंक को लेता हूं तो प्लैंक पर नॉर्मल फोर्स है नीचे, और ऊपर की ओर यहाँ 2t लग रहा है और यहाँ पर t लग रहा है। एग्री? बोलो बोलो बोलो। यस सर। सर एमजी भी आएगा ना? बेटा उसका मास ही नहीं है, mg क्यों लगाए? प्लैंक तो नेग्लिजिबल मास लिखा है ना क्वेश्चन में, देखो पढ़ो। हाँ सर। क्लियर? यस सर। प्लैंक एंड पुली हैविंग नेग्लिजिबल मास, तो प्लैंक का मास ही नहीं, इसलिए नहीं लगाना है आपको। तो यहाँ बोलोगे कि 2t और ये t 3t हो गया, 3t इज इक्वल टू नॉर्मल। बेटा यहाँ से नॉर्मल उठा के ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दो, तो t प्लस 3t इज इक्वल टू mg, तो t इज इक्वल टू mg बाय 4। वही आ गया जो मैंने किया था, ओवर। बोलो बोलो बोलो। Yes, sir.
फिर उसके बाद सर एन की वैल्यू निकालेगा ना। एन की वैल्यू क्यों निकालना है? क्वेश्चन में पूछा ही नहीं आपसे। आपसे तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि मैन स्ट्रिंग पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो मैन स्ट्रिंग पर टेंशन के बराबर फोर्स लगा रहा है, यही तो है। E is equals to F, है कि नहीं? मैन स्ट्रिंग को जिस फोर्स से खींचता है वो स्ट्रिंग की टेंशन बन जाती है, ये बात पता है आपको? यस सर। ये स्पिट हो गया। सर सेकंड पुली भी ये वही था ना, स्टेशनरी था ना, स्टेशनरी सेकंड पुली भी। बेटा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे ही था, सब कुछ इक्विलिब्रियम पे है, कोई भी मूव नहीं करना, ठीक है? यस सर। आया समझ? यस सर। 49 डन। अभी 54, अभी 54 कर पाओगे? चलो करते हैं। 54, 56, 59, चलिए पहले 54 करते हैं। बेटा 54 में आपको बोला है कि एक लड्डू लटक रहा है ऐसे, और वो लड्डू ऐसे पुली से कनेक्टेड है, और यहाँ स्ट्रिंग आ रही है, यहाँ मैन है जो इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन पढ़े तो पता चलेगा। Diagram shown, the shaded pulley has a mass 2m, okay, और मैन इज हैविंग मास m। बेटा shaded pulley का मास 2m है तो नीचे की ओर 2mg लगेगा, मास का मैन का मास सिर्फ m ही है। पुल अपवर्ड द कांस्टेंट वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से वो पुल्ली को खींच रहा है, समझ में आ रहा है आपको? तो इसका मतलब क्या है? सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 है ना? मतलब कहने का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? बोलो। स्ट्रिंग ऐसे v वेलोसिटी से जा रही है, तो मतलब कि इस लड्डू का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, है ना? आगे बस से यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, और लेट से इस तरफ वेलोसिटी v से यदि ये पुली स्ट्रिंग जा रही है लेट से, बेटा t इंटू वी, और ये आपसे क्या पूछा है वैसे, वो भी तो पढ़ ले पहले। If the friction is not present between the man and the ground, then what will be the acceleration of the man? Man का acceleration क्या होगा? बेटा एक बात आप समझ गए, क्या समझे? कि स्ट्रिंग कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 है। क्या आप मानते हो? इसकी वेलोसिटी तो है लेकिन एक्सेलरेशन 0 है। डू यू एग्री? बोलो। अरे कुछ तो रिस्पॉन्स दे दो। सर ये क्वेश्चन का मतलब ये है ना कि मैन आगे आता रहेगा हाँ मैन आगे जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन और स्ट्रिंग लेकिन देगी ना, क्या? फिर तो पुली नीचे आएगा ना उसमें फिर। पुली नीचे नहीं आएगा बेटा, मैन आगे जा रहा है लेकिन स्ट्रिंग तो कंटिन्यूअसली वे वेलोसिटी से पीछे जा रही है ना। मैन कंटिन्यूअसली ऐसे 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 से उसको खींचता जाता है, मैन खुद आगे बढ़ रहा है खींचता खींचता, लेकिन स्ट्रिंग वे वेलोसिटी से पीछे जा रही है, ठीक है? सर बस स्ट्रिंग तो वॉल पर अटैच है ना, तो फिर वो स्ट्रिंग आगे कैसे होगा? आइडल क्यों? स्ट्रिंग है। ये लड्डू धीरे 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 कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर आता जाएगा, लड्डू ऊपर आता जाएगा तो स्ट्रिंग यहाँ से फ्री होगी, वो उधर जाएगी। अच्छा। क्लियर? यस सर। यहाँ से समझ आया 2t विल बी इक्वल टू 2mg, मतलब टेंशन की वैल्यू mg के बराबर होगी, और वही टेंशन इस मैन को एक्सेलरेट करवाएगी, तो t इज इक्वल टू m इंटू ए, तो mg इज इक्वल टू ma। अरे a इज इक्वल टू g आ रहा है, ये g से आगे भागेगा, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है एक बार। नहीं सर बराबर है। सही है ना? बराबर है, हाँ बराबर ही है, चलो ठीक है, डन, खत्म। नेक्स्ट 56। बेटा 56 में एक ब्लॉक ऐसा है जिसका मास m1 है, एक पुली ऐसी है, फिर एक और पुली ऐसी है, उससे मास m2 है, कनेक्टेड राइट। यहाँ से ऐसे जाता है, एक और पुली यहाँ लगी है जो कि यहाँ फिक्स
है यहाँ से स्ट्रिंग जाके नीचे। ओके, सो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। ठीक है सर, फाइंड कर लेते हैं। Assume that the ideal string m1 and m2 are equal mass। तो जब दोनों मास इक्वल है तो क्यों m1 m2 लिखना है, दोनों को m ही कर देंगे, लास्ट में करेंगे। चलो, मान लिया इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका एक्सेलरेशन a2 है, ठीक है। यहाँ पर टेंशन t है तो यहाँ पर टेंशन t है, तो यहाँ टेंशन t है तो यहाँ पे भी t है। इसका और इसका एक्सेलरेशन में हम रिलेशन निकाल सकते हैं, t इंटू ए माइनस 1 2 3 3t इंटू a2 इजिकल्स टू 0, 1 इजिकल्स टू 3a2। एक इक्वेशन तो ये मिल गई। अभी एक एक करके इनके लिए लिखते हैं। इसको मूव करा रही है t टेंशन, तो t इजिकल्स टू m1 इंटू a1, इक्वेशन नंबर 2। इस नीचे वाली को कौन मूव करा रहा है, इसका m2g नीचे है ना, तो m2g माइनस 3t इजिकल्स टू m2a2। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स। कर लोगे बेटा, समझ आया? हेलो, नो सर। नहीं समझ आया? हेलो हेलो हेलो, कंफ्यूजन है, बोलो बेटा। हेलो बेटा, एनी कंफ्यूजन पूछो फ्रैंकली। सर आपने दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया ना? ये रहा, हाँ, ये यहाँ पर ड्रॉ कर दिया आपके लिए, ठीक है। यस सर। अब ठीक है ना? यस देखो, ये m2g नीचे, टेंशन ऊपर, तो m2g माइनस 3t इजिकल्स टू m2a2। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ मैं हमेशा, ठीक है। और इधर t इजिकल्स टू m1a1। क्लियर? और ये कंस्टेंट से रिलेशन आया वर्चुअल वर्क वाले मेथड से, a1 इजिकल्स टू 3a2। The equation variables divide get answers over। खत्म। क्वेश्चन नंबर, समझ आ गया सबको या जिसका भी डाउट था? क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, तो आपका जो भी डाउट हो अपन लास्ट में एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार इसका भी चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपका डाउट है ना सात। बेटा, यहाँ पर एक कैपिटल एम मास है जो कि मूवेबल है, ये मूव कर सकता है, ठीक है। पुली है, पुली से लटक रहा है एक और मास, इस तरह से टच कर रहा है इसको, इसका स्मॉल एम मास। यहाँ पर एक पुली है, ऐसी। और यहाँ पर ये फिक्स्ड फिक्स्ड है यहाँ पर। बेटा जी देखो, यहाँ पर जो मास लटक रहा है ना, इस पर mg फोर्स नीचे लगता है। यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T। बेटा एक बात तो समझ गए कि इसमें भी टेंशन हॉरिजॉन्टल में कितनी होगी, T होगी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? हटाओ इसको, चलो ये वाला यदि दिक्कत दे रहा है तो हटाओ इसको। हाँ जी, ऐसा रहने दो, ठीक है। यदि ये ब्लॉक नीचे a एक्सेलरेशन से आता है तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यार ये जो स्ट्रिंग हमें दिख रही है ना, इसको ब्लू बना रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बेटा ये ऊपर वाली पुली और नीचे वाली पुली के बीच की लेंथ कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगी हमेशा, क्योंकि हाइट कांस्टेंट है इन दोनों की। तो ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग को आपको देखना है बस। ब्लॉक नीचे आ रहा है, इसकी लेंथ बढ़ रही है, तो ये वाली लेंथ कम पड़नी चाहिए। तो इसके लिए पूरा का पूरा ब्लॉक, यानी कि ये ट्रायंगुलर ब्लॉक भी हॉरिजॉन्टल में इस तरफ मूव करेगा। यस, डू यू एग्री? यस सर। तो ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा
ए एक्सेलरेशन से। और ये पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम, छोटा ब्लॉक भी तो साथ में जाएगा ना आगे की तरफ, तो इंक्लाइन प्लेन भी आगे खिसकेगा और उसी के साथ साथ ये छोटे ब्लॉक को धक्का देके भी आगे ले जाएगा। ये पूरा सिस्टम इस तरफ जाएगा, है ना। मान लिया बी एक्सेलरेशन से, क्लियर, बी एक्सेलरेशन से। बराबर तो अब जाएगा ए और बी में क्या रिलेशन होगा, आपको पता है कि ये ए एक्सेलरेशन से बढ़ रही है तो ये ए एक्सेलरेशन से छोटी होगी, मतलब ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू ए। क्यों फिर अलग अलग लिखना, बी की वैल्यू भी ए ही लिख लो, है ना। क्या आपको समझ आया? अच्छा वो बी वाला एक्सप्रेशन समझ नहीं आया वो। बेटा सुनो ना, ये एक सिस्टम है इस तरह का, यहाँ पर इसको टेंशन टी खींच रही है आगे, है ना। तुम ध्यान से देखो, ये पुली से जुड़ा हुआ है इस तरह से, है ना, ऐसे। सो टूटी होगा ना वो तो, क्यों टूटी होगा क्योंकि सो बेटा, ये पुली तो 90 डिग्री एंगल पर है ना। हाँ, गलत जा रहे हो बेटा। यदि ये स्ट्रिंग इस तरह से होती टी टी तो ये टूटी होता, लेकिन अभी स्ट्रिंग बेटा ऐसे जा रही है, दिख रहा है आपको, ऊपर टी और इस तरफ टी, 90 डिग्री। वर्टिकल वाला इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, याद है। यस सर। तो इसलिए सिर्फ हॉरिजॉन्टल में जो एक्सेलरेशन फोर्स रहेगा इस सिस्टम पर, वो सिर्फ टी रहेगा। चल से कि ऑन दिस सिस्टम नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जस्ट टी, और ऑब्वियसली ये बी एक्सेलरेशन से मूव करेगा और बी की वैल्यू ए के बराबर रहेगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है कि नहीं। देखो यस ना, जितना ये नीचे आएगा उतना ही ये वाला इसको क्या करेगा, ये वाला पास में आएगा, तो पास में आने के लिए ब्लॉक इधर मूव करेगा। तो ए इज ऑब्वियसली इक्वल टू बी। अभी यहाँ पर आप लिख सकते हो एम जी, नीचे टेंशन, ऊपर इज इक्वल टू एम इंटू ए। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल में टेंशन मूव करा रही है तो टी इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए। ये इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व करो, यू गॉट द आंसर। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या फिर एक्सेलरेशन ऑफ छोटा वाला ब्लॉक इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये नीचे आ आवाज गया। क्रैक हो कोई गया। आपसे पूछे कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ छोटा ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आप बोलोगे ए, मतलब ए नीचे की ओर और एक इस तरफ का, रूट 2 वेव का नेट एक्सेलरेशन रहेगा। क्लियर? यदि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो, और यदि इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो जस्ट ए, एक ही दो इक्वेशन से आ जाएगी। समझ आया? बोलो बोलो। सो वो बी इक्वल टू ए नहीं समझ रहा, मतलब बी से वो बड़ा ब्लॉक लेफ्ट में आ रहा है ना, लेफ्ट में। हाँ, बड़ा ब्लॉक लेफ्ट में आ रहा है, बिल्कुल। क्या डाउट आ रहा है आपको, बोलो। बेटा एक ध्यान से देखना, एक काम करते हैं, आपको समझ में तो आएगा ही आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। बेटा ध्यान से देखो, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ठीक है। ब्लॉक का नीचे की ओर एक्सेलरेशन a है ना। अब मुझे बताओ कि पुली का उस तरफ एक्सेलरेशन क्या होगा, ये पुली उधर कितनी जाएगी ये आपको बताना है। तो आप क्या बोलोगे, यार ये स्ट्रिंग तो टोटल कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू l, ऐसा ही लिखोगे, यस और नो? सो बोलो वो बोलो। समझा, वो बी वाला पार्ट नहीं समझा खाली। वो बी वाला बी पार्ट नहीं समझा? बी इक्वल टू बी है ना वाला, वो। हाँ, वो नहीं समझा। हाँ वो बी इक्वल टू ए कैसा है वो समझना नहीं है। हाँ तो वही तो समझा रहा हूँ मैं बेटा। छोड़ो, आप वर्चुअल वर्क से समझो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चले, इस पूरे सिस्टम को पकड़ो आप, ठीक है। आओ। बेटा जब भी बैटरी लो हो जाए लेक्चर एंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, ये ऐसा और ये ऐसा। ध्यान से देखना, हॉरिजॉन्टल में टेंशन ये रही टी,
यहाँ पर टेंशन टी, यहाँ पर टेंशन टी, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर भी टेंशन कितनी आएगी, टी, हॉरिजॉन्टल में तो टी ही आएगी ना बेटा। यस सर। तो हम एक काम करते हैं, इन सब का वर्क लिखते हैं, ठीक है। लिखें, मान लिया कि देखो जिस एक्सेलरेशन से पुली मूव करेगी उससे ये सिस्टम भी आगे मूव करेगा। तो मान लिया इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बी है और इस ब्लॉक का नीचे की ओर एक्सेलरेशन ए है, तो ए इंटू टी वो भी नेगेटिव आएगा, और ये पूरा सिस्टम आगे खिसक रहा है और टेंशन किधर है, हॉरिजॉन्टल में टी ही है। तो प्लस टी इंटू वी इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू बी, आंसर। समझ आया? हेलो, यस सर। अभी आ गया? पक्का? जी सर। वेरी, ओके। चलिए दोस्तों, यस सर। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। सर मैंने मैसेज एक मिनट रुको, आपने मैसेज में क्या भेजा है? हाँ, जेनिथ 8, हाँ लीव कर सकते हो बच्चों, ठीक है। जेनिथ 8 का, ठीक है, मैं अभी शेयर कर देता हूँ, ओके। बट बेटा बात ये है ना कि मैं वो नोट्स ना इरेज करता रहता हूँ, आई यू गेटिंग? मैं वन नोट को इरेज करता रहता हूँ नेक्स्ट क्लासेस के लिए, मतलब इट्स लाइक वो सेव्ड नहीं रहते हैं हमेशा। तो आपको पुराना कुछ चाहिए तो वो आपको नहीं मिल पाएगा, आई यू गेटिंग मेरे दोस्त, समझे? सर कॉलेज ओपन कब होगा? नो आइडिया। जिस दिन मुझे, मैं जितना आपको पता है उतना मुझे भी पता है एक्चुअली। जिस दिन मुझे बोल दिया कि मुंबई आना है मैं आ जाऊंगा, ऐसा है। ओके। जी सर। सर मेंस बैच में सिखा दो अंधेरी में। बेटा मेरे सारे बैचेस में लगती है, मतलब मेन में भी आती है मेरी क्लासेस, एडवांस में भी आ जाती है, और मेडिकल में भी आती है, सब में अच्छा सारा सर। स्पेक्ट्रम कवर होता है, ठीक है। जी सर। चलिए दोस्तों, बाय। थैंक यू सर। बाय सर।